The 1971 war between India and Pakistan didn't just create a new border, it separated families. A 5-year-old son from his mother, from his family. While his family was left in Pakistan, this 5-year-old boy was in India. Raised by the Indian Army, his journey is more than a story of war. It is a story of loss, survival, and extraordinary courage. This is the story of Gobali. हम कहते हैं सरफराज लोग मुझे दुश्मन जहाँ कहते हैं, हम अपना इस सरजमीन को असली माँ कहते हैं। हुकूमत के हर इनाम तो गुंडागर्दों को देता है, मुझे कहाँ मिलेगा, मैं तो देश को गुलजार बनाता है। हमारा इंदिरा गांधी ने 71 में बांग्लादेश को 2 हिस्सा बांट दिया, उसी का बदला लेने के लिए मुशर्रफ ने ये एक पॉलिसी बनाई। कारगिल और हमारे इस इलाके में जहाँ प्योर मुसलमान है, उन सबको एक ही रात में हर आदमी का हाथ में फ्लैग दे दिया, बोला फ्लैग यहाँ से हिलाते रहा, पापा को और उसको साथी को भेज दिया। अब सीज़फायर हो चुका था, उनको जासूसी के इल्ज़ाम लगा दिया, बाद पापा को सीधा जेल में डाल दिया, पापा वापस नहीं आया। 13 दिसंबर को 1971 को जंग शुरू हो गया इंडिया पाकिस्तान का। जंग शुरू होने के बाद श्रीलंका के 500-600 लोग बिल्कुल घर छोड़ के पाकिस्तान की तरफ भागना शुरू हो गया। इंडियन आर्मी ने यहाँ मोर्चा संभाला, वो बेचारा औरतें पार फंस गया। बिल्कुल ये किनारे, अभी आप आगे जाओगे तो वहाँ पर एक कब्रिस्तान शमशान घाट देखने को मिलेगा, जो यहाँ से बिछड़ कर गया है, आज भी वहाँ पर जिंदा बैठे हैं। फर्नांडिस साहब ने मुझे शाम को बुलाया ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, बोला आप 26 जनवरी का आ जाओ, हम आपके लिए अवार्ड दे देंगे, आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं चाहिए। तो बहुत बड़ा रीजन था। मेरा असली नाम है मोहम्मद अली। जब मैं छोटा था, मुझे थोड़ा थोड़ा मम्मी का जो याद आते हैं, तो मेरे मम्मी से भी ज़्यादा शायद मेरे दादी मुझे बहुत पसंद कर। 16 दिसंबर 1971 हमारे ये घर एक गुलाब के फूल थे। मम्मी पापा दादी फूफी सब एक साथ में रहे। 17 दिसंबर को मम्मी पापा सब चला गए। जाने के बाद मुझे इतना सा याद है कि मेरा एक छोटा भाई था, वो छोटा जो भाई वहाँ लुढ़क रहा था ज़मीन पे, मैं वहाँ देख रहे थे, पता किसी बहाने बोने करके मम्मी और दादी निकल गए। निकलने के बाद मैंने यार ये तो जा कहाँ रहा है, हमें नहीं बताते हैं कि वहाँ जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। वही हम दोनों का अलग का जो रीज़न यही था। मुझे सिर्फ बस इतना सही कि एक चीज़ याद है, दूसरा 5 साल की उम्र की थी, ज़्यादा याद नहीं। जब 1971 के एग्ज़ाम में इंडियन आर्मी जब आगे बढ़ गया, बढ़ने के बाद इसी रास्ते से मतलब मेरा दादा और मेरा पापा यहाँ था। तो इंडियन आर्मी जब जंग का दौरान है, जंग क्या करते हैं, बड़ा टोपी हेलमेट पहन के आते हैं ना, तो अजीब सा लगता है ना, फौज वर्दी में बैठते हथियार होके, तो लोग डर के मारे छुप रहे थे। तो सब मेरे दादा को मालूम था कि वो शिमला में पहले काम करते थे, तो उन्होंने ऐसे पकड़ कर इसमें ऐसे अखरोट और खुबानी ला के फ़ौज का स्वागत के लिए से उठा के रास्ते में खड़ा बैठे। तो फौजी एक एक दाना उठाते उठाते चलते जा रहे थे। मुझे बस इससे अलावा कुछ याद नहीं। सबसे पहले 13 दिसंबर को 1971 को जंग शुरू हो गया इंडिया पाकिस्तान का। जंग शुरू होने के बाद श्रीलंका के 74 घर होते थे, 500-600 लोग बिल्कुल घर छोड़ के पाकिस्तान की तरफ भागना शुरू हो गया। जब फर्स्ट श्रीलंका वाला भागना शुरू हुआ, तो अब पीछे तू त्याशी को भी भागने लगेंगे। तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हस्ती थे तुर्तु टैक्सी के पास, जैसे एक आदमी है चेयरमैन नामी तुर्तु में, आपने सुना होगा, एक बहुत 1947 से पहले वो बम्बई में फिल्म में काम करते थे। ऐसे अच्छे लोग बैठे थे, तो उन्होंने रोका, कहा कि हिंदुस्तान का मतलब, भारत का मतलब समंदर, बहुत बड़ा देश है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, घर से एक आदमी भी अपना घर नहीं छोड़ना। उनका बदौलत तुर्तु का टैक्सी ने बिल्कुल कोई भी आदमी नहीं भागा, बल्कि उन बुजुर्गों ने कहा देखो इंडियन आर्मी आगे बढ़ रही हैं, इंडियन आर्मी को तुर्तुक जैसा बड़ा गांव में आने में इनको दिक्कत होगी, इनको डर होगी, हम क्यों ना हम शहनाई और डांस लेकर आगे जाके हम इनका स्वागत करके लेके आई। तो तुर्तुक की जनता, टैक्सी की जनता ने इंडियन आर्मी को रमजान नाली नामी एक नाली से स्वागत करके डांस और शहनाई के साथ अपना गांव में बुलाया। बुलाने के बाद एक आदमी भी तुर्तुक टैक्सी से भाग के नहीं गया, जो चीज़ पहले से बैठा था वो अपनी जगह पे है।
अब यहाँ से चिलुंगा गाँव के पूरा भाग के जा रहा था। ये कहानी तो इस गाँव को देख रहे थे। देखने के बाद सर ये छोटा गांव है। छोटा गांव के लोग दिल छोटे होते हैं, आपको मालूम है। तो मेरा दादा उस वक्त शिमला में काम करते थे, बल्कि मसूरी कहते हैं जगह, मुझे मालूम नहीं। उनको भी मालूम था हिंदुस्तान क्या होते हैं। जैसे 71 चुलुंगा में जो टूटू वालों ने रोका, टूटू में जो बुजुर्गों ने रोका, वो भी 47 से पहले शिमला मसूरी में काम करते थे। इनको मालूम था कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है, हिंदुस्तान के लोग कितने सच्चे और ईमानदार लोग हैं, इनको मालूम था। तो मेरे दादा ने भी कहा कि आप लोग मत जाओ, आप लोग घर मत छोड़ो। दादा ने काफ़ी कोशिश किया, करने के बाद लोग, बूढ़ा आदमी का नहीं माना, भागने लगा। तो मेरे दादा ने सोचा यार आखिरकार हम क्यों ना इन दोनों बच्चों को पकड़ के रखते हैं, मैं और मेरे छोटा भाई। तो हम दोनों को दादा ने गोद में उठाया, कहा भाई तुम लोग जाओ, जो भी जाने चाहते जाओ, मैं इन्हीं दो बच्चों के साथ मैं अकेला यहाँ रहूँगा। तो दादा जिद आ गया। तो मेरे पापा को मजबूर हुआ, यार दो बच्चों को और उस बूढ़े को कौन खाना खिलाएंगे। बोला फिर दादी मम्मी फूफी सबको बोला आप लोग जाओ गाँव वालों के साथ, मैं यहाँ रुकता हूँ बच्चों को और अपने पापा को खाना खिलाने के लिए। तो 17 दिसंबर को जी यहाँ से सब जाने लगा। तो जब मेरे पापा यहाँ बैठने लगा तो गाँव वालों ने भी एक फैसला किया, यार इस गाँव के जब ये बूढ़ा जा नहीं रहा है, इनके बच्चे यहाँ बैठते हैं, तो क्यों ना हम भी अपना बाल बच्चों को पीछे छुपा लेते हैं, घर में एक एक लोग हम यहाँ बैठ लेते हैं। तो गांव वालों ने भी ये फैसला किया, फिर हम भी एक एक लोग यहाँ बैठेंगे, बाकी औरतों बच्चों को पार हम थोड़ा देर के लिए छुपाने के लिए रखेंगे। तो इसमें भी गांव का भी 50% तो ऑलरेडी खाली होकर चला गया। कुछ लोगों ने अपना गाय बकरी माल मवेशी यहाँ रखा, यहाँ बैठने लगा। करीब 10-12 लोग हैं मुझे याद है। तो आप आगे देख लेना, जहाँ आप 0 पॉइंट से देखते हैं वहाँ जो रहा है वो जगह आज भी दिखाई देते हैं। वहाँ छुप के बैठा। 18 दिसंबर सुबह 6:30 बजे सीधा इंडियन आर्मी यहाँ प्रवेश हुआ। यहाँ होने के बाद अब लोगों के पास बच्चे पर पीछे पड़ा है। अब उसे रिक्वेस्ट किया जी आगे चलो, क्योंकि पाकिस्तान बहुत दूर चला गया है, आप आगे चलो। गाँव वालों का भी रिक्वेस्ट किया। अब सीज़फायर हो चुका था, इंडियन आर्मी आगे नहीं बढ़ पाया, बल्कि जो इंडियन आर्मी के सिपाही कहते थे कि हम जाके वापस भी आया है। वहाँ जब सीज़फायर होने के बाद इंडियन आर्मी ने यहाँ मोर्चा संभालने के बाद वो बेचारा औरतें पार फंस गया। पाकिस्तानी फौज भी वापस आया, वो औरतें इस नाले से बाहर बिल्कुल आमने सामने खड़ा हुआ। होने के बाद अब वो अपने घर आना चाहा। अब इनके पास ना कपड़ा है, ना खाने का है, ना पीने का है, कुछ नहीं है। तो वो वहाँ चिल्लाया, रोया, बोला हम अपने घर छोड़ो। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने उनको अपना घर नहीं छोड़ा, बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज ये कोशिश किया इनको कहीं पीछे हटा दें। वो माँ बहन अपना घर आने का कोशिश का। यहाँ बीच में अब इधर हम तुम में टाइम निकल गया। अब उन्होंने कहा या हमें गोली मार ख़त्म करो, या अपना घर भेज दो, या हम यहीं पर रहने दो। बस इन माओं का वही 3 लफ्ज़ था, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं था। ये मंज़र, ये चीज़ें इंडियन आर्मी इधर से देखते रहा। देखने के बाद कर्नल इंचेंद साहब और कर्नल उदय सिंह साहब का हम आज भी सलाम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक पॉजिटिव सोचा यार इन बेचारे माओं के साथ ये जुल्म हो रहे हैं, तो इनको हम किसी तरीके से बुलाया जाए। हाई कमान से बात किया। करीब 1-1.5 महीने के बाद फ्लैग मीटिंग हुआ। तो उस फ्लैग मीटिंग में ये एग्रीमेंट हुआ है जहाँ जहाँ बिछड़ा हुआ है वो अपना अपना घर छोड़ देंगे। पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग हुआ, बातचीत हुआ। होने के बाद छोड़ने का पास हुआ, तो उस पास का एक चिट्ठी जो फरमान होते हैं, उस चिट्ठी को लेकर कर्नल इंचेंद साहब इस बेल्ट में आ गया। पूरा तुर्तु टैक्सी को खुशखबरी दे दिया, अब हम पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हो चुका है, हमने ये चिट्ठी लेकर आया है, यहाँ से आपका सारे औरतों को वापस लाएंगे, और तुर्तु में भी बिछड़ा हुआ है उनको भी लाएंगे, चुलुंगा वाले भी लाएंगे। तो इलाके में एक दिन के लिए खुशखबरी आ गया, लोग खुश हो गया। तो लास्ट इस गांव में आके मेरे पापा को बोला जी आप जाओ और 2 आदमी आप जाओ इन सारे औरतों बच्चों को वापस लाने के लिए। उसमें 500-600 लोग थे। तो पापा ने मना किया। मेरे दादा बाद में कहता था भाई मैं कैसे जा सकते हैं, ये 2 बच्चों को कौन खाना खिलाएंगे, मेरे पापा को कौन खाना खिलाएंगे, मेहरबानी जो सिंगल है उसमें से एक आदमी भेज दो। लेकिन बदकिस्मती ये था जी मेरे पापा थोड़ा बहुत हिंदी समझ में आता था, या प्राइमरी या मिडिल पास एजुकेटेड था। तो पापा को बोला यार आप जाओ, 2 घंटा या 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, ये सामने है तो वहाँ बैठे हैं, इनको सामने से आप लेकर आओ, आप जाओ। बड़ा सस्ते में पापा को वहाँ भेजने का फैसला किया। तो
पापा ने बोला बच्चों को कहाँ छोड़े हैं, तो इंडियन आर्मी ने कहा कोई बात नहीं, 2 घंटे के लिए हमारे पास छोड़ के जाओ। जो आपने आगे फ़ोटो देख रहे हैं ना, जो सुबेदार जोल्दान साहब, तो उन्हीं ने हमें पाल पोस कर आज मैं जो कुछ हूँ जोल्दान साहब के बदौलत। तो पापा का एक हाथ में फ्लैग, एक हाथ में वो चिट्ठी लकड़ी चीर कर यहाँ से भेज दिया। तो इंडियन आर्मी का पूरा हर आदमी का हाथ में फ्लैग दे दिया, बोला फ्लैग यहाँ से हिलाते रहा, पापा को और उसके साथी को यहाँ से पाकिस्तान भेज दिया। वहाँ पहुँचने के बाद पूछा, दाई 2-3 महीने के बाद गया है, बोला इंडियन आर्मी क्या था, कैसा था, क्या सलूक किया, तो पूछेगा। पूछने के बाद जम के पापा और उनके साथी ने बोला इंडियन आर्मी बहुत अच्छा था, बल्कि कर्नल लीचन लोकल आदमी था, नुब्रा का था, तो कर्नल लीचन साहब ने हमें ये खिदमत किया, चाय दे दिया, चीनी दे दिया, तो ये अच्छा नहीं लगा अपना दुश्मन को, यूँ पलटा के उनको जासूसी के इल्ज़ाम लगा दिया, बोला हिंदुस्तान ने जासूस भेजा। पापा को सीधा जेल में डाल दिया, पापा वापस नहीं आया। इस चीज़ से मुझे कभी भी है ना, ये जो दिल से कहते हैं ना, फिर तकलीफ़ होते हैं सचमुच में। तो फिर जब पापा वापस नहीं पहुंचा तो मैं समझता हूँ चलो मैं बच्चा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन उस 80-90 साल के बूढ़ा पर क्या गुजरा होगा। पहले इनके बेटी चला गया, अपना बेबी चला गया, सब कुछ जाने के बाद एक सहारा आखिरी था जो बेटा खिला रहा था, फिरा गया था, वो भी खोया। तो क्या बीता होगा सर उस दादा के ऊपर। लेकिन आज मैं इस फौज को मैं सलाम करते हैं, तो इसमें मैंने एक कविता बनाया, सलाम मोहब्बत भारतीय फौज को, मेहनत से यतीमों को पालने का सोच को, चोटियों का सर पे मुस्कुराने का होश को, ज़रूरत पे ताकत दिखाते हैं दोष को, मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को, मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को, सीओ ब्रिगेड आते हैं हर महफिल में हौसला देने अपने दोस्त को, चमका के रखिए खिलते हुए रोज़ को, मजबूत बना लो दोस्तों भारतीय फौज को, अली तुम हौसला देते रहो सेना के जोश को। तो फिर इंडियन आर्मी ने मुझे और मेरा छोटा भाई और मेरा दादा के लिए मम्मी पापा बन के आया, हम और मेरा छोटा भाई के लिए, और मेरे दादा के लिए बेटा बेटी बन के आया। दादा को लिए हौसला अफजाने वाला कोई नहीं। तो मुझे याद है जी इंडियन आर्मी चारों तरफ घेरा लगा के पूछते थे, अंक पापा जी आपका बेटा कल आने वाला है, परसों आने वाला है, अब उधर बातचीत हो रहा है, आपका बेटी आने वाला है, आपका बेटा आने वाला है। मुझे याद है हौसला देते रहते थे, हौसला देने वाला तो था। तो आज मैं समझता हूँ कि मैं जो कुछ हूँ ऊपर वाले के मेहरबानी। उसके बाद इंडियन आर्मी, अब इंडियन आर्मी आपका चाचा था, आपका मामू था, हम और आप में से इंडियन आर्मी बनता है और कहीं से नहीं बनते हैं। तो मैं कहते हैं जी आज में हम कहते हैं सर फराए लोग मुझे दुश्मन जहाँ कहते हैं, हम अपना इस सरजमीन को असली माँ कहते हैं। हुकूमत के हर इनाम तो गुंडागर्दों को देता है, मुझे कहाँ मिलेगा, मैं तो देश को गुलजार बनाता है। मैं कहते हैं इस देश को मेरा असली माँ कहते हैं। जब मैं पाकिस्तान गया, मेरे मम्मी मेरे से पूछता था, बेटा हम आपका माँ नहीं बन सका, हम आपको पाल नहीं सका, हम आपको देखभाल नहीं कर सका, लेकिन आपको इतना अच्छा संस्कार जो मिला है, पाकिस्तान के बड़े बड़े कमिश्नर से लेकर डीसी से लेकर बड़े बड़े लोग आपसे मिलने खिलाता है। मिलने के बाद लोग खुश होकर चले जाते हैं। कौन था वो माँ आपका, वो माँ का क्या नाम है, वो माँ क्या खिलाते थे, वो माँ क्या पिलाते थे। तो मुझे फिर उसका जवाब यूँ देना पड़ता था, ना चाचा ना मामू ना ताया, सूबेदार साहब खाना खिलाते थे, हवलदार साहब कपड़ा लाते थे। तो मेरा माँ फिर आंखों में से आंसू नहीं बहते थे बल्कि पानी बहते थे। कहते थे आपको उस असली माँ को मेरे सलूट देना, उसका असली माँ को मेरे सलाम कहना। बार बार मेरे माँ रोती हुई यही कहते थे, हम आपका माँ नहीं बन सका, आपको इतना संस्कार दिए, उस माँ को मेरा सलाम कहना। आज सर यहाँ से कोई सिपाही वर्दी में देखता है तो मुझे तक वो बात याद आते हैं, शायद मेरे माँ ने आपको सलाम भेजा है। 2 चीज़ मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते हैं। नंबर 1, जब हम छोटा था 5 साल की थे, तो सर आप पाल रहे थे या आप हमारा देखभाल कर रहे थे। करने के बाद आप मुझे शाम को उधर लाल कपड़ा पहना कर बॉर्डर में ले जाकर मम्मी पापा को दिखाते थे। दिखाने के बाद उधर से मम्मी पापा देखने के लिए आते। देखने के बाद 5-10 आधा घंटा रखने के बाद मम्मी का हालत उधर देख के वो फौजी उठा के फिर वो पीछे लाते थे। वो ये हालात
आप पक्का अपना मम्मी को सुनाएगी। घर में जाकर दी मेरे पास 2 बच्चे बैठते हैं, उनका मम्मी पापा पार में बैठा हुआ है, तो माँ वहाँ से देखता है लेकिन गोद में नहीं उठा सकते हैं, गोद में हमारा रहते हैं, मम्मी देखते हैं। ये सारे आप अपना मम्मी को सुनाएगी तो आपको मम्मी के भी आंखों में आंसू आएगी। आपका मम्मी ज़रूर आपको यही कहेंगे, बेटा जब माँ को आप याद आते हैं तो उन बच्चों को प्यार देना, माँ का प्यार पूरा इन बच्चों को दे देना, पक्का ये कहेंगे। और जब आप छुट्टी काट के इधर ड्यूटी पे आते वक्त पक्का आपका माँ बोलेंगे इन बच्चों के लिए कपड़ा दे देना, इन बच्चों के लिए तोहफा दे देना। तो वो सिपाही आके हमारे पास आने के बाद कोई कपड़ा कोई कुछ न कुछ लेकर आता और वो कहानी भी सुनाता, मेरे माँ ने ये कहा और मैंने माँ जब आपको कहानी सुनाया तो रोया, मेरे माँ ये कहा। उसमें एक चीज़ मुझे याद आ रहे हैं, तो वो सिपाही घर जाने के बाद बल्कि लोगों को ये भी कहते थे, कोई आदमी इनके मम्मी पापा रात को आता है, शाम को आके रात भर अपने बच्चों के साथ गोद में सोए रहता है, फिर सुबह वो वापस चला जाता है। फिर हम फौजी आदमी, हम कुछ नहीं बोलता है ना, हम चुपचाप बैठता है, इनको हम देखते रहते हैं। इनके मम्मी पापा रात को आता है, आने के बाद बच्चों के पास रात भर रहता है, सुबह फिर वो चला जाता है, हम कुछ नहीं बोलते हैं। मैं ऐसे किसी ने बोला, मेरे से पूछता था क्या ये बात सच है, मैंने बोला ये सच नहीं है, ये तो प्यारा सा झूठ है, मम्मी पापा कभी ज़िंदगी में नहीं आया। उस आदमी की मोहब्बत की वजह से उन्होंने ये अफवाह फैलाया है, उसमें इतना प्यार है। तो जी इस तरीके का हमें तोहफा रोटी मिलता। तो आज कोई आदमी जो बाल सफ़ेद वाला माँ देखते हैं ना यहाँ से गुजरते हुए, फिर मुझे याद आता है शायद यही माँ होगी उस वक़्त जो मुझे तोहफा भेजा था। तो सर ये 2 चीज़ मेरे दिल में रहते हैं। ये सर हमारे जो कहानी है आज में समझते हैं, जो कुछ आप लोग कहते हैं कि कव्वाली बहुत आप लोग पसंद करते हैं, तो ये सारे जितना आप लोग पसंद करते हैं, मेरे समझ अपना कोई ताकत नहीं है। ये जो कुछ ताकत है तो हमारा लद्दाख का है जी, उसके बाद इंडियन आर्मी का। मैं अपने बेटों को भी मैं कहती हूँ, देखो मैं 5 साल में मम्मी पापा ने चाहे छोड़ कर का हो चाहे जैसे भी अलग हुआ, कोई मेरे मम्मी पापा का सहारा नहीं रहा। बेटा देखो हम तो आपको तो कम से कम 18 साल तक तो लेकर गया, हम तो आपको कम से कम शादी तो कर लिया, आगे मेरा भरोसा नहीं कर। मुझे तो 5 साल से मम्मी पापा का सहारा छीन लिया, आपको तो कम से कम 20 साल तक मम्मी पापा लेकर गया है ना, अपना शादी किया, अपना टांगों पर खड़ा हो जाओ। मैं जो कुछ करना है जो बचा हुआ ज़िंदगी के लिए, मेरे लद्दाख के लिए या मैं देश के लिए करूँगा, ये मेरा सोच बना रखे हैं। मुझे इतना याद है कि इंडियन आर्मी को कर्नल नीचन साहब को एक जिम्मेवारी हो गया, जैसे आपके पास 2 बच्चे छोड़ दिया, बस इसी हिसाब से है ना सर। और यहाँ के लोग भी करता भी क्या करते थे सर, उस स्तर से पहले लोग बहुत गरीब थे। हाँ इतना ज़रूर है, मैं ये नहीं समझते कि मेरे यहाँ से ब्योदान से लेकर बल्कि पूरा लद्दाख के लोग है ना सर, मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला सर। 88 में नंबरदार आर्मी ने ज़बरदस्ती बनाया, जो कि 88 में मैं नंबरदार मुखिया बनने के काबिल नहीं था, मैं छोटा था। अभी आप लोगों 88 में शायद 16, 17, 18 साल की, लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी ने मुझे ज़बरदस्ती इस गांव के मुखिया बनाया। जैसे लोग गोवा आदि के जाने जाते हैं, वो इसलिए मैं छोटा उम्र से गोवा बनने के बाद सर मुझे बहुत प्यार मिला है, इलाके के लोगों से प्यार मिला। तो जितना लोग जो बड़े बड़े एसडीएम से लेकर बड़े बड़े अफसर जब आते हैं, उस वक्त ना गाड़ी होते थे ना रोड होते थे, सब मेरे पास ही आना पसंद करते थे, मेरे पास रात को रुकना, मेरे पास रहना पसंद करते हैं। तो पहले भी मुझे लद्दाख और हमारे इस इलाके के बुज़ुर्गों का बहुत मोहब्बत रहा है, आज भी है। मैं नहीं कहूँगा आज भी मेरे साथ इस इलाके का और लद्दाख का देश का मोहब्बत नहीं है, लेकिन मुझ में एक अच्छा आदत कहो या बुरी आदत कहो, मैं सोचते हैं किसी से मांगने का मेरा आदत नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे लद्दाख ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, भिखारी नहीं बनाया। तो दूसरा सर आपका बात के बीच में मैं एक बात बता दूँ, आज तक सर हमारे लद्दाख में 6 कौंसलर आके चला गया है, 30 साल पूरा हो गया ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट कौंसिल आके। आज तक एक कौंसलर मुझे 10 रुपये के लिए सिफारिश किया हो, मैं सरकार से 10 रुपये लिया हो, कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। क्योंकि ये नहीं है कि कौंसलर तो सबसे ज़्यादा चाहता मुझे चाहता है, लेकिन मैं कहते हैं कि ये पैसा किसी का टैक्स का पैसा है, ये पैसा उन लोगों का पैसा है जिसका हाथ नहीं है, जिसका पाँव नहीं है, जो औरतें बेवा हुआ है, सरकार या आप टैक्स देते हैं उन लोगों के लिए। लेकिन वो टैक्स मैं काबिल नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मैं 1 रुपया आज तक मेरी इस घर के अंदर
किसी का पैसा नहीं है, बस ये मेरे लिए खुशाइन है। मैं खुल्लम खुल्ला कहते हैं, लोगों को भी कहते हैं कि सरकार का टैक्स खाने का आदी मत बन जाओ। जितना इंडियन आर्मी ने जो इस इलाके को किया है, मैं कहता हूँ उसका कर्जा यहाँ के लोग चुका नहीं पा रहे। 1974-71 में जंग हुआ, 72 में चंडीगढ़ से सीधा ड्रॉपिंग होते थे हमारे इस इलाके में राशन का। उसके साथ छतरी भी आते, उसके साथ स्ट्रिप भी आते, उसके साथ तेल भी आते। सारे चीज़ें ड्रॉपिंग होने के बाद 50% आर्मी, 50% सिविल। लोगों ने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया। मुझे याद है, पहनने का कपड़ा भी ड्रॉप होता था, जूता बनाने का स्ट्रिप भी ड्रॉप होता था, खाने का तेल भी ड्रॉप होता था। लोगों को खेती बाड़ी करने की क्या ज़रूरत था? इस तरीके से जी लोगों ने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया। इससे ज़्यादा सरकार आर्मी का मेहरबान और क्या हो सकता है? इस इलाके में जो ये वाला बल्ब देखा है ना, सबसे पहले बार इंडियन आर्मी ने दिखाया है। सबसे पहले बार, इससे पहले लोगों को ये बल्ब क्या होता लोगों को पता नहीं होता। और इंडियन आर्मी ने जो सद्भावना प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका अंदर ग्रीन हाउस बना के दे दिया, बिल्कुल सब कुछ फ्री। बल्कि जो डीजल जनरेटर आते हैं, उस जनरेटर का तेल भी फ्री देते थे आर्मी ने। फिर एक कविता मैंने जोड़ा है सर, उसमें हम कहते हैं, हम अपना आप को अमन व अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पर रक्षा करते हैं, उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं, जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं। तो कहते हैं हर कोई गम ज़दा है तो गमख्वार कौन है, तमन्ना हर कोई वफा के लिबास में है, हर कोई वफादार है तो फिर बेवफा कौन है। उसमें मुझे एक चीज़ याद आती है, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक गलती किया। मैं पाकिस्तान गया 2014 में, वहाँ जाके मम्मी पापा से मिला। मैंने सोचा ये मैंने बहुत गलती किया। मेरे दिल में ये था कि मम्मी पापा ने 5 साल में छोड़ कर चला गया, मेरे लिए क्या मम्मी है, मेरे लिए क्या पापा है। मेरे लिए इंडियन आर्मी मम्मी पापा चाचा मामू ताया बन के था। कोई मोहब्बत नहीं था मुझे मम्मी पापा भाइयों के साथ। जब मैं पाकिस्तान गया 14 में, वहाँ पहुँचा तो फिर मैंने मम्मी का प्यार क्या होता है, पापा का प्यार क्या होता है सर मुझे पता चला। उसके बाद सर जब मैं पाकिस्तान से वापस आया तो मेरे मम्मी ने कहा, देखो बेटा, हर फ्राइडे यानी जुमा के दिन बेटा आप इधर आना, आगे आना दूरबीन लेके, हम यहाँ से आगे आते हैं। तो हर शाम को मैं यहाँ से आगे वो गांव के किनारे में चला जाता, वहाँ से ग्रुप आते थे, आके वहाँ से दूरबीन लेके बारी बारी देखता। मैं यहाँ पर एक अकेला आदमी हाथ ऐसा करते दूरबीन देखता, तो देखते देखते कभी अंधेरा हो जाते। मैं घर वालों को नहीं बताते। ये मैंने अपना ज़िंदगी में जो गलती की है ना, अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो मुझे ये क्या मम्मी क्या पापा ये सोचता था। मैंने अपने हिसाब से जो मैंने ज़िंदगी है सच में ये गलत लगता है। मुझे सचमुच में है ना सर, ये दोबारा उबार के लाया ना ये चीज़ें, जो पुराने ज़ख्म को फिर हमने ताज़ा किया। तो उसमें मुझे कविता याद आती, इसलिए कहा, बिछड़ कर साथ रहने के ज़माने याद आते हैं, उजड़ कर अरसा तो होगा फिर भी चेहरे याद आते हैं, माँ बाप को देखते हैं दिन भर आंसू की रात आते हैं, आंख बंद करते ही सपनों में अपनों के साथ आते हैं। तो ये सर अभी मैं आपको थोड़ा सा उस पार ले चलते हैं। तो सर दादा अपना उस ज़िंदगी गुजरा। मैं आपको एक वो पाकिस्तान वाला कहानी बताते। जब मैं पाकिस्तान गया, जाने के बाद मेरे मम्मी पापा एक जोड़ा था, उनको कोई दिक्कत नहीं था। जोड़ा था तो दिक्कत नहीं था, मुझे कोई घबराहट नहीं था, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होता था। लेकिन उन माओं का याद आते थे जिन्होंने 5-5 बच्चे लेकर गया था, और न खेत था, न ज़मीन था, न घर था। तो उन्होंने कैसे अपना ज़िंदगी गुजरा होगा और किस तरीके से उन्होंने अपना बच्चों को पाला होगा, हम सोचने वाली बात है ना सरकार ना कोई मदद करने वाला। तो आज मैं पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ तक मुझे छोड़ दिया। तो इसमें भी एक कहानी है सर। तो मैं जब इस्लामाबाद पहुंचा तो मैंने अपना मम्मी पापा को कहा। अब मम्मी पापा को पता चला कि बेटा पाकिस्तानी जगह पे पहुंचा, वो दौड़ कर आएगी, वो तो चाहे कुछ भी हो बेटा से मिलने के लिए आएगी। मैं अपना मम्मी पापा को कहता था, मम्मी पापा आप कभी कर नहीं छोड़ना, मैं लड़ूंगा, लड़ के आऊँगा। वहाँ पाकिस्तान में भी अच्छे लोग होते हैं, मैं किसी हालत में आपका वह जगह में आना चाहता हूँ जहाँ से आपने अपना दोनों बेटों को जिस छत से देखते रहा है, मैं उस छत पे आना चाहता हूँ, आप कभी घर नहीं छोड़ना। मैं फ़ोन पे जो बात होती है इस्लामाबाद से कर दो मम्मी पापा को, तो मम्मी पापा तो आने का दिल करते बेटे से कब मिलूँ। लेकिन मैंने मना किया, अगर आप घर छोड़ा
तो फिर मैं आपको से नहीं मिलूँगा। तो जैसे वैसे जी मैं 2 महीना करीब मुझे इस्लामाबाद में रुकना पड़ा। अब वहाँ तो ये तो खैर चलो हर सरकार का होते हैं, मुझ पर बहुत सारे जो ब्लेम थे, जो भी था वो अभी मैं ऐसे चीज़ों को तो मैं नहीं चाहते हैं कि जैसे भी है, मैं आखिर में थैंक यू कहते, शुक्रिया कहते, मुझे परमिशन मिल गया। तो मेरे गाँव तक मैं पहुँच गया। पहुँचने के बाद मम्मी पापा से मिलने के बाद फिर मैंने क्या सोचा, अब मैं उन माँओं को, वो कहाँ रहते हैं, वो माँ कहाँ रहते हैं जी, बिल्कुल ये किनारे अभी आप आगे जाओगे तो वहाँ पर एक कब्रिस्तान शमशान घाट देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर जो औरतें, जो माँ बहन जो यहाँ से बिछड़ कर गया है, आज भी वहाँ पर जिंदा बैठे हैं। आज भी 80 साल का, 70 साल का, 90 साल का आज जिंदा है। लेकिन यहाँ पर जो मर्द था वो अब गुजर गया नहीं है, जो वो गुजर गया। लेकिन वहाँ वाले आज भी जिंदा है। 2014 में जिंदा था, आज 25 में भी जिंदा है। तो जब मैं अपने मम्मी पापा से मिलने के बाद उनके पास झुंपड़ी में गया, उन माँओं को पास गया, जाके मैंने पूछा, माँ जी आपने क्यों यहाँ बैठते हैं, यहाँ पर एक दिन खाना मिलता है, 4 दिन भूखा रहते हैं, क्या फैसला किया, कहीं किसी अमीर का घर जाता तो कम से कम आपको दाल रोटी हो जाता, बच्चों को कुछ खाना मिल जाता। तो उस माँ का आंखों में से आंसू बहता है। फिर कहता है, बेटा हमसे पूछो हम पर क्या गुजरा है। तो उन्होंने वही कहानी बताते हैं। सबसे पहले जब एकदम एलओसी हो गया, होने के बाद हम चाहा अपने घर जाऊं, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज चाहा हमें पीछे हटा दो। तो इतने में हमारा आवाज़ पाकिस्तानी फ़ौज ने नहीं सुना, हमें पीछे हटाने की कोशिश किया, लेकिन हिंदुस्तान ने सुना हमारा आवाज़ को। सुनने के बाद चिट्ठी लेकर मेरे पापा को लाने के लिए भेजा। एक दिन के लिए हमें खुशी मिला, अब हम अपने घर जाओगे। 2 आदमी हमें लेने के लिए आया, लेकिन शाम को दूसरे दिन पता चला कि ये दोनों आदमी जेल में डाल दिया, कोई वापस नहीं जाएगी। फिर हमारा मायूसी बढ़ गया। फिर हम वहाँ पर बैठे रहा। अब हमने रात को दुआ करते थे नमाज के बाद कि इंडिया आगे आ जाए, हम अपने घर पहुँच जाए। ये गाँव में जब फ्रंट गाँव इंडिया ले लेंगे तो ये अपनों से मिलना था, इसलिए बेटा हम उस इंतज़ार में हम यहाँ बैठा है। एक दूसरा 3 जंग हुआ इंडिया पाकिस्तान का। जब भी जंग होते हैं तो इंडिया आगे बढ़ता है, पाकिस्तान पीछे हटता है। हमें उम्मीद था कि इंडिया आएंगे, तो आज नहीं आया तो हम उम्मीद करते हैं कल शायद इंशाल्लाह इंडिया आगे आएंगे, हम अपना घर पहुँच जाएंगे। उस उम्मीद से हम यहाँ बैठे हैं बेटा। एक नंबर 2, जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम अपना गाँव को, अपना घर को आराम से हम दिन भर देखते रहते हैं। कभी मेरा हस्बैंड खेत में आते हैं तो कभी छत के ऊपर आते हैं, तो हम उन्हें देखता है और बच्चों को यही दिखाते हैं, बेटा वो आपका पापा है, बेटी ये आपका पापा है। बस इसी से हमारा ज़िंदगी गुजार रहे हैं बेटा। जब मर जाता है तो इसी ज़मीन के अंदर जाना है, ज़िंदा है तो अपना घर को देखते हम सुकून ले रहे हैं। तो ये हमारा ज़िंदगी है बेटा बोलते हैं। तो फिर मैंने वो जिक्र क्यों किया, जब यहाँ पर पहले सर मेरा अपना ज़िंदगी में जब मुझे कोई भी प्रॉब्लम आ जाते तो मेरे वो दादा वाला में याद करते थे, यार मेरा दादा उस दौड़ में पागल क्यों नहीं हुआ है, मिसाल की बात पर आत्महत्या क्यों नहीं किया है। 2 बच्चे रो रहा है, मेरे मम्मी कहाँ है, मेरे दादा कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है। अब बूढ़ा आदमी अपना आप नहीं संभाल सकते हैं तो उस पे क्या बीता होगा। अब 2 बच्चे को ये थोड़ा पता है, 2 साल वाला तो पक्का मेरे पापा के पास ले जाओ, मेरे मम्मी के पास ले जाओ, तो तंग किया होगा। ऐसा तंग करने से दोनों बच्चों को घिसट कर छलांग मारना चाहिए था ना। लेकिन दादा ने इतना बर्दाश्त करके हम दोनों को यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन जब मैं पाकिस्तान गया, पहुँचा, उन माँओं का जो दर्द को देखने के बाद मैंने सोचा उनके लिए आज 2025 में भी कोई नहीं है। उन माँओं के पास वो इंतज़ार कर रहे, 1 दिन खाना मिल रहे, 3 दिन भूखा रह रहे, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि कब इंडिया आगे आएगी, कब हम अपना घर पहुंच जाएंगे। उसी उम्मीद को लेकर बेचारे लोग इसी ज़मीन के नीचे जा रहे हैं। तो अब अंदाज़ा करो सर, फिर मैंने सोचा तकलीफ़ तो इन्होंने उठाया, उन माँओं ने उठाया, लेकिन मेरे दादा ने कुछ नहीं उठाया। क्योंकि मुझे याद है कि दादा के चारों तरफ फौजी घेरा लगा के दिखते थे, तो आपका बेटा कल आने वाला है, आपका बेटा परसों आने वाला है। कम से कम हौसला तो अफजा रहा था, कम से कम खाने के लिए राशन तो मिल रहा था। लेकिन उन माँओं के पास बिल्कुल पूछने वाला नहीं था। आज भी सर यहीं पे वो माँ जिंदा है, कम से कम 6-7 में आप भी जिंदा है, 25 में भी जिंदा है। आज भी देख रहे हैं साहब, 55 सालों से उनका आंखों में से आंसू अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वहाँ से ज़्यादा यहाँ मैंने अपना आंखों से देख रहे थे
मैं तो छोटे में मम्मी पापा से बिछड़ गया। मेरे लिए इंडियन आर्मी मम्मी पापा समझते थे। जब मैं नंबरदार मुखिया बना तो मैं अपना आप को बस नंबरदार समझते, जैसे वैसे मेरा कुछ और ज़िंदगी था। लेकिन यहाँ कुछ बूढ़ों का ज़िंदगी भी देख कर है ना सर, हम रोते थे। मेरे अपना ज़िंदगी से नहीं रोते थे, उन बूढ़ों का, क्योंकि यहाँ पर बेबी उधर फंस गया, बच्चे उधर फंस गया, यहाँ रह गया सर वो अकेला। अब उसके पास क्या था, कुछ ऑप्शन नहीं था कि बस वो किनारे जाकर कोई औरत देखेंगे तो शायद यही मेरे बेबी होगी, कोई बच्चा देखा तो शायद यही मेरे बच्चा होगी। बस इस उम्मीद से किनारे में जाकर देखना और वहाँ पर जाकर रोना, बस दिन गिनना, घर में अकेला। तो इस तरीके का सर यहाँ के लोग ज़िंदगी गुजारते थे। और सर जैसे मैंने देखा सर, जब यहाँ दुकान नहीं होते थे, कोई ताजिर आते हैं, आप जैसे लोग आते हैं तो आपसे मंगवाते हैं कि यार मेरे बेटी मिले आएगा तो उनसे को देने के लिए कोई झुमका लेके आना, वो परसों आने वाला है, उनके लिए हम गिफ्ट देते हैं। सर उस उम्मीद में लोग अपने लिए कुछ नहीं खरीदते थे, मुझे याद है, लेकिन वो अपना बेबी को, अपने बच्चों को तोहफा देने के लिए ये सारी चीज़ें ख़रीदते रहते थे सर, घर में जमा रखते थे। और उसके बाद रेडी होते थे हर घर में। फिर आप जब हमारे घर आते हैं, आप एक बड़ा आदमी जब आते हैं या कोई पढ़ा लिखा या कोई बड़ा अफसर आता, तो यूँ उनका पास रेडी ले जाते थे। रहने के बाद सर आपसे पूछते, आपको पता है इनका दर्द ये है, इनके पास और कोई दर्द नहीं है, अपने बाल बच्चों को जुदाई का दर्द है और सामने से देख रहे हैं, मिल नहीं सकते हैं। तो उस दर्द को लेकर सर आपके पास रेडियो लेके आते हैं। आने के बाद इस रेडियो में आते हैं ना, इंदिरा गांधी, भुट्टो, कोई तो न्यूज़ में आते हैं ना, इंदिरा गांधी ने ये कहा, भुट्टो ने ये कहा, समझ में कुछ नहीं, मैंने कहा क्या कहा उनके समझ में नहीं आते। लेकिन इतना इनको पता है कि पाकिस्तान का बड़ा तो भुट्टो है, हिंदुस्तान का बड़ा इंदिरा गांधी है। ये दिमाग में रखने के बाद लोगों को कहते जी इंदिरा गांधी क्या बोलता है, क्या हमारे बच्चे लाने वाला है, क्या भुट्टो क्या बोलता है, क्या हमारे बच्चों को छोड़ने वाला है। तो फिर आप इनको दिल जिताने के लिए आप कहते हैं हाँ हाँ अभी 1 महीने के बाद बातचीत हो रहा है, आपका बच्चों को लाने वाला है। तो फिर वो 1 महीना 2 महीना सर आपका नाम लेके, हाँ फलाना साहब ने बताया है अब मेरा बच्चा आने वाला है ना जी। मेरे बच्चे के लिए फिर जल्दी जल्दी एक शाल ख़रीद कर रखते हैं, मेरे बेटी के लिए झुमका ख़रीद कर रखते हैं। तो सर इसी तरीके से जो मैंने चश्मेदी जो मैंने देखा है, इस तरीके का सर ज़िंदगी गुजारा। लेकिन एक एक करके चला गया सर। आज का डेट में अभी बिल्कुल नहीं है, जो बुरा यहाँ पर कोई नहीं है। तो यहाँ पर भी सर मैंने ज़्यादा यहाँ गदर देखा सर, जो यहाँ पर लोग आते थे है, आने के बाद उनके पास जाकर रोते हैं। और ख़ुद मेरे जो दादा जो कहानियाँ सुनाते थे, तो कभी जो गाना गाते थे, एक बल्कि में एक गाना है, उस गाने में एक बोल आते थे, कहते हैं कि कबूतर को वो निशाना कहते हैं कि अगर मैं कबूतर बन जाता तो घूमते घूमते आ खींचो आप खिड़की पे हम उतर जाते। मुझे समझ में नहीं आता उस वक़्त वो गाना क्या है, क्या होता है। तो अभी जब हम पूछते थे ये गाना क्या होते हैं, तो मेरे दादा ये कहते थे कि अब मैं अपना जो मैंने 2-3 जो गाना बनाया सर, ब्याफिल तन नाचिना गिकपा फुरे ओं से बुआक जिकपा मथुकपा शिशना दिखपा। इसका मतलब ये बनता है था, अगर मैं कोई चिड़िया बन जाता तो मैं उड़ के आपके पास आ जाता और अपना सर दुख दर्द आपको बता देता। उस गाने में ये आते हैं सर। उसके बाद कहते हैं कि शिवे सों पीर मखा दम संग सोने बेस पीर नंगास कम संग मथुक पालों अति छम संग। मतलब क्या है, शिवे मतलब एक आदमी के साथ जैसे अगर मुर्दा अलग हो जाता है तो वो मर गया, नाउम्मीद हो गया तो ख़त्म, उसका तो बस धीरे धीरे भूल जाते हैं, है ना जी। लेकिन जिंदा जो बिछड़ जाते हैं तो वो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो ज़ख्म कभी ख़त्म नहीं होता है ना जी। तो शिवे सौंपी ना दम संग सोने बेसी न उसकम संग मथुक पालों अति छम संग। यानी बग़ैर मुलाकात के अब हम और आपका उम्र ख़त्म होते जा रहे हैं। एक मिसरा और आते हैं, ngalaten चीता ते दुख तुक दुआ सोना कबूल ठुक तुक जमीन ब्रांला छिमा ठुक तुक। यानी ngalaten ताते दुख तुक, शायद आप उधर से मुझे देख रहा होगा, अगर मुलाकात होता तो मैं गले लगा देता, है ना सर। छिमा ngalaten चीता ते दुख तुक दुआ सोना कबूल ठुक तुक। तो सर इस तरीके का जो हमने बहुत काफ़ी लंबा है वो गाना जो बना है। तो सर ऐसी चीज़ों से इंसान अब क्या चाहेंगे सर। तो मैं मेरी ज़िंदगी में सर यही कहना चाहता हूँ कि यूथों को, नौजवानों को मैं कहते हैं कि खुद ही चल कर नहीं ये तरके सुखन आया, पाँव दबाया था बुज़ुर्गों का तो ये फन आया।
मसक मसक के ज़िंदगी तो अब मुझे ये मन आया। तो ऐसे में सर कविता जोड़ते हैं, कविता दिल जल जाने से न सर तो कविता बनता है। मैं ज़्यादा आज का डेट में पूरा देशवासियों को मैं ये कहते हैं कि देखो मेरे ये हादसा था, उसको सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ सुनने का फ़ायदा है। अब मैंने ज़िंदगी क्या किया है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्या किया है, क्या कर रहा हूँ, वो सुनिए, आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना जी। मेरी कहानी सुनने के बाद वो भी अपना पास जोड़िए। एक बेटा भगोड़ा था, बाप का नहीं मानते थे, अपना भाई के नहीं मानते थे, बहुत लफड़ा, बहुत गूंगा था। मेरे कहानी सुना, मेरे कहानी पे अमल किया, तो उसने उस दिन से ये रास्ता बंद किया, अच्छे रास्ते में चला गया, बहुत एक महान आदमी बन गया। तो पक्का आप मेरे याद करोगे। मन से लड़ना बहुत बड़ी चीज़ है। मन से लड़ना कैसे कहते हैं सर? आप शराब पीना चाहता है, अब मन तो करेंगे यार वो दोस्तों को जा के पियेंगे, आपको पता होना चाहिए ये धोखा है ना। आप मन से बोलेंगे मैं 5 स्टार होटल में 2 दिन बीतूँ, मन तो ये चाहता है, नहीं ये मेरे लिए धोखा है। अपना मन से लड़ो, वो एक आदमी बन जाते हैं। तो इसलिए मैं कहते हैं तुम्हारा हस्ती तुम्हारा सोच है, शरीर तो तुम्हारा हड्डी और गोच है। तो मेरा मतलब ये है कि हस्ती हमारा सिर्फ हमारा सोच है। तो उसके बाद में आपको ये भी कहते हैं, मैं कहते हैं कि हुस्न तो हुस्न है संभाल के रख, दुनिया देखता है क्या ज़मीन के बैठ के आसमान देखता है, परों को खोल भाई ज़माना उड़ान देखता है। कि अपना काम में मशगूल रहो तो न चाहने वाला भी फिर हैरान देखता है। जब आप अपने काम में रहेंगे तो न चाहने वाला भी हैरान देखता है। ये जो जज साहब आए थे, तो जज साहब ने मुझे कहा है, मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ। तो वो उठ के कहते, वो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो उसने कहा देखो गुबाली, आपने जो पढ़ा है वो कोई पढ़ ही नहीं सकते। मुझे उस चीज़ से ना बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा ज़िंदगी ही मेरे लिए स्कूल बन गया है ना सर। तो मेरी ज़िंदगी आप खुद देख रहे हैं। तो दूसरा सर, मैं पूरा यूथ जवान हर किसी को मैं कहते हैं, एक मिसाल देते हैं कि एक साइंटिस्ट का हम नाम लेते हैं, आज एटम बम बना लिया, आज क्या क्या, आज तो पता नहीं यहाँ से इशारे पे लाखों टन इशारे पे चलता है, लेकिन वो सारे बनाने वाला कौन है पहले ये सोचो। हम और आप जैसा है ना, लेकिन हम और आपको भी वही इंसान के पीछे जाना है। तो हम और आपको उस आदमी के पीछे नहीं जाना है, वही इंसान के पीछे जाना है। आपको उस इंसान के पीछे जाने के लिए सर आपको सोच बढ़िया रखना पड़ेगा। आपको सोच बढ़िया तब बन सकते हैं कि आप में फजूल खर्ची ना हो, आपका ईमानदारी हो। ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है। आपका दिल में जब ईमानदारी है, मैंने तो चोरी करके खाना नहीं है, मैं अपना मेहनत से खाना, ये आपका दिल में है, तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको वही मेहनत आपको अच्छा रास्ते में ले जाएगा। तो मैं हर प्यारे से बच्चों को कहते हैं, सबसे पहले ईमानदारी आप में होना चाहिए। जब ईमानदारी हो तो फिर आप सही रास्ते में अब अपना आप आ जाएंगे। ईमान किसे कहते हैं ये आपको पहचानना ज़रूरी है। सबसे ईमान किसे कहते हैं ये पहचानना है। ईमान पहचानने के लिए मेहनत करना है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ में बता देते हैं, मेरी ज़िंदगी फ़ौज से हुआ है। फ़ौज में सर होता है, न कभी नहीं होता है। अगर न हो तो कोर्ट मार्शल जेल में सीधा डाल देते हैं, पता है। तो मैं लोगों को कहते हैं भाई मैं फ़ौज का बेटा हूँ, मेरे पास सर है। सर में क्या होते हैं, हर काम को करना है, ये मुझसे नहीं हो सकता, ये तो मेरे पास है ही नहीं। मैं काम करते गया, आगे बढ़ते गया। अट्ठासी में मुझे नंबरदार बनाया, इसमें भी बहुत बड़ा रीज़न था, बहुत बड़ा रीज़न। यहाँ के लोग प्योर मुसलमान हैं। अब देख रहे हैं दोनों से लेकर यहाँ तक प्योर मुसलमान हैं। लोगों ने जो के लिए सरकार ने जो किया है वो एक रिकॉर्ड बन सकते हैं। लेकिन यहाँ का तुर्तु के इलाके ने भी यहाँ के लिए स्वागत करके, मेरे शुरू में नहीं लाया तो शहनाई लेके स्वागत चलाया, ये भी एक रिकॉर्ड है। ये दोनों भी रिकॉर्ड है। तो इतने से शुरू से हमारा और का प्यार मोहब्बत रहा। लेकिन यही प्यार मोहब्बत बीच में घुसपैठ, जो बीच में गलत जो सोचता है वो तो बिगाड़ने की कोशिश करेगा ही। तो इस तरीके का मतलब यहाँ पर भी गलत काम होते हुए या गलत काम का हरकत करते हुए ये सारी चीज़ें भी, जैसे फौज हो या पुलिस या जो भी हो, इस चीज़ को समझ नहीं पाते, मतलब कर कुछ नहीं सकते हैं, बस शक के नज़रों से देखते रहेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। जब तक प्रूफ नहीं मिला तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसी अंदाज में शायद मुझे लगता है उस वक्त के CO साहब या उस वक्त के ब्रिगेड कमांडर ने मुझे नंबरदार बनाया, मुखिया बनाया, जो कि 88 में मैं छोटा था।
मैं नंबरदार के करीब नहीं था। मुझे याद है, मुझे शर्म आता था यार, एक छोटा बच्चा यार वो बड़ा आदमी को क्या पावर चलाएं। सही बात है ना, मेरे उम्र तो में जवान है, मुश्किल था। मुझे याद है, मुझे हर लम्हा किसी को बोलने में शर्म आता था, मुझे उस वक़्त याद था। तो उस वक़्त सर 88 में इंडियन आर्मी ने मुझे एक हिसाब से ज़बरदस्ती मुझे मुखिया बना दिया, नंबरदार बना दिया। गाँव वालों को पसंद नहीं, गाँव वालों को तो बहुत पसंद आना पड़ा। बिल्कुल सर, ये मैं आपको कहानी बता दूँ क्यों आना पड़ा। 84 सियाचिन जंग हुआ है, अभी इसका आप पूरा खोल के आप सामने आए तो 84 में सियाचिन जो जंग हुआ इंडिया पाकिस्तान का, जंग होने के बाद इससे मेरे गांव में भी इधर एक पोस्ट खोले जिसको आज बगोशा कहते हैं। तो वहाँ पर पोस्ट खोला, वहाँ पर सीधा एक फ़ौज अपने पाकिस्तानी फ़ौज या हिंदुस्तानी फ़ौज अपने सरहद का दिफा कर रहे थे। इतने में मेरा दादा उस वक़्त 84 में ज़िंदा था। तो उस वक़्त सर यहाँ पर इस नाले में इंडियन आर्मी को पेट्रोलिंग करना था। जाते वक़्त मुझे याद है मेरे दादा ने कहा कि नाले के अंदर से रास्ता है, तो इस रास्ते को हमें बंद करने की ज़रूरत है। अगर ये रास्ता बंद नहीं करता तो यहाँ से समझ लो पाकिस्तानी फ़ौज यहाँ आगे बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, लोगों को गाय बकरी घास वगैरह के लिए जगह चराई है वो पाकिस्तान का कैप्चर में जाएगा, फिर गाय बागी सब मर जाएंगे। ये एक पुराने लोगों का सोच होते थे। तो मैं यहाँ से तुक चला गया, जाके एक कर्नल सीसीओ साहब रहते थे। मैंने कहा सर मेरे दादा तो ऐसा बताते हैं यहाँ से रास्ता है, इस रास्ते को बंद करने की ज़रूरत है, वरना फिर हमारा मतलब जो भी है रास्ता इसको बंद करने की ज़रूरत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। जाने के बाद उन्होंने कहा अब भी जाओ अपना बूढ़े के पास, दादा के पास जाओ, जाके आप दादा से पूछो क्या ये रास्ता आप दिखा सकते हैं। मुझे बोला, मैं दादा के पास आया। आने के बाद मैं दादा से पूछा, दादा ने मुझे निशानियाँ दे दिया, फलन यहाँ से जाएंगे वहाँ पहुँच सकता है। जैसे वैसे दूसरा दिन मुझे सीओ साहब ने सूबेदार माधो नामी एक सूबेदार साहब था, लेफ्टिनेंट सुरेश साहब के साथ मुझे भेज दिया उस पोस्ट के ऊपर। वहाँ बस अभी पहुँचने के बाद सेट में मिलाया, बातचीत किया, तो बस शाम को 10 मिनट बाद धड़ाधड़ हेली आना शुरू हो गया। हेली आया, अब फौज को पता चला, सुरेश साहब को पता चला यहाँ से रास्ता है, इसको किसी तरीके से जल्दी इसको बंद करना पड़ेंगे। तो फिर सुरेश साहब ने वहाँ से कॉल किया। दूसरा दिन में 120 आदमी उस स्टॉप पे ड्रॉपिंग हो गया। बस वहाँ सीधा वहाँ पोस्ट खड़ा हो गया, पोस्ट आ गया। फिर यहाँ से राशन सप्लाई होना शुरू हो गया। फिर मुझे भी, मैं तो 2 दिन के लिए गया था, 1 दिन के लिए गया था। फिर आर्मी का कानून था, मुझे वहाँ पर 28 दिन उस स्टॉप पे मुझे बैठना पड़ा। हाँ 28 दिन मुझे याद है। 28 दिन के बाद मुझे नीचे छोड़ा। काम कुछ नहीं है, लेकिन तो फौज का जो भी था इंस्ट्रक्शन था। तो उसके बाद सर पूरा टूक टैक्सी, मतलब इस बेल्ट के पूरा गांव वालों को रास्ता तो था नहीं, लोग पीठ पे लेके जाना था, गधा नहीं चल सकते थे। तो सर ये काम करके फिर इस नाले को कैप्चर किया। इस इलाके के लोगों ने भी बहुत मेहनत किया है, पूरा रास्ता बना दिया। एक नया पोस्ट खोलने में कितना दिक्कत होगी। फिर धीरे धीरे अब उसके बाद फौज के बाद कोई एक ताज़ा फंड्स भी नहीं होते हैं नहीं सर। तो फिर इस इलाके के लोगों ने इतना मेहनत की। फिर मैं नीचे आया। एक चीज़ पे मुझे बहुत फ़ख्र है सर, नाज है। तो अब फ़ौज को मेरे ज़रूरत पड़ा। पहले मुझे फ़ौज की ज़रूरत था, मुझे पाल पोष के बड़ा किया। अब मौका आ गया है कि फ़ौज को मेरे ज़रूरत पड़ा। क्यों पड़ा? मुझे उनको राशन पहुंचाना है, उनको खाना पहुंचाना है। अब उनको लोगों की ज़रूरत पड़ा। तो अब नहीं मानूंगा जी, मेरे पास एक याक, एक घोड़ा, एक गधा होता था, 3। उस वक़्त गधा नहीं पालते थे, घर में 3 होते थे। तो आप नहीं मानोगे सर, मैं उसी तीनों से रात 3 महीने काम किया। उम्मीद नहीं पैसा मिलने का, नहीं, मैं नहीं सोचता था कि मुझे पैसा मिलेगी। बस मैं ये सोचता था मुझे मौका मिला अपना मम्मी पापा का इज़्ज़त करने का। मेरे दिल में इतना जोश था, मैंने बोला अब मैं उधर चुका हूँ। बस दर नीचे से गधों पे चढ़ाना, याक पे चढ़ाना, घोड़े पे चढ़ाना, सामान पहुँचाना। सर ये मैं करते करते रहा। लेकिन इधर से इंडियन आर्मी ने मेरे इस गाँव वालों को पूरा मतलब जो भी नाकाबंदी कर दिया, काम बंद कर दिया, पूरा सिस्टम बंद कर दिया। गाँव वालों को लोड उठाना, काम करना, बल्कि फ़ौज के साथ मिलना गन। और उस वक़्त फ़ौज की गाड़ी में चलते थे, सामान फ़ौज की गाड़ी में हम मदद करते थे। हमारे गाँव वालों को फ़ौज ने गाड़ी में भी बैठाना बंद कर दिया और बुरे सलूक हमारे गाँव वालों के साथ। अब फ़ौज के उस जो रास्ता था ना, उस रास्ते में उनको क्या शक पड़ा, ये गाँव में तो हमारे ही गाँव वाले जाते थे उस नाले में। उस एंगल से
फौज ने काम बंद कर दिया। कहाँ तक क्या था ये तो कुछ और बात थे। काम बंद किया, बिल्कुल मतलब गाँव वालों का हालत नाजुक हुआ। होने के बाद उस वक्त के एमपी कमांडर हसन कहते थे, कारगिल का एमपी था, उस एमपी के पास ये मामला पहुंच गया। बोला जी बेचारे गांव वालों को रोजी रोटी बंद किया है, बेचारे गांव वालों के साथ बहुत ये आर्मी ये सलूक कर रही है। तो एमपी साहब को भी आर्मी ने साफ मना किया, इसमें हम काम नहीं दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, एमपी को भी ठुकरा दिया। ब्रिगेडियर नोगेल साहब ने बोला इनको काम नहीं दे सकते हैं, वो भी कुछ नहीं हो पाए। सर अभी भी ये टूटू टैक्सी वालों को अभी भी पता है। तो लेकिन टैक्सी टूटू वालों ने खून पसीना करके, पैसे का कोई उम्मीद नहीं, काम करते गया, काम करते गया, काम करते गया। करने के बाद 3 या 4 साल बाद आर्मी कभी किसी का हक नहीं खाते हैं, ऑटोमेटिक अजीब सा पेमेंट हो गया। आर्मी ने पूरा पेमेंट किया। तो मुझे पता है उस वक़्त सर बाकी लोगों ने 2000, 3000 या 1800 लिया, मैंने उस वक़्त 51,000 मुझे याद है, 51,000 लिए। बाकी लोगों ने 1200, 1300, 1800 मिला। जिसने काम किया वो लिखा हुआ है। आर्मी 3 साल 4 साल बाद उनको फंड्स आया, मुझे 51,000 51,000 आया। तो उसी से बस गुवाली का नक्शा बदल दिया। फिर मुझे पैसा किससे कहते हैं पता चला। तो ये काम मैंने अपने ज़िंदगी में फौज के साथ किया। करने के बाद क्या हुआ सर, ये गांव का पूरा नाकाबंदी कर रखा है, काम भी नहीं दे रहे हैं, सिस्टम भी नहीं है। गांव वालों के साथ शक की बुनियाद पे गांव को घेराबंदी कर रखा है। तो मैं बार बार सीओ साहब को कहते थे सर गाँव वालों को रोज़ी रोटी दे दो, लेकिन सीओ साहब भी मना करते थे, नहीं दे सकते हैं, गरीब है तो 4 बोरे आटा ले जाओ, लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते, ये सिक्योरिटी का मसला है। तो ये बोलते रहे। तो एक दिन सीओ साहब कहते, जो दूल नामी था सीओ साहब का, बोले यार अली आप मुझे बात तंग करते हैं, आज कमांडर साहब आने वाला है, सीधा कमांडर साहब को बता दो, आप कमांडर साहब मान लिया तो हम दे देंगे। कमांडर साहब इधर आगे आ रहे थे, रास्ते में सीओ साहब ने बोला वो कमांडर साहब इधर नीचे आ रहे हैं, उसी रास्ते में आप कमांडर साहब को सलूट मारो और कमांडर साहब को बताओ, कमांडर साहब मुझे कहेगा तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कमांडर साहब को सलूट मार दे, मैंने वही परेशानी बता दिया। कमांडर साहब ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं सीओ साहब से बात करूँगा। तो सीओ साहब ने इस बात को कमांडर साहब को बता दिया। बताने के बाद आखिर कमांडर साहब ने बता दिया चलो ठीक है यार, इस अली को जिम्मेदारी उठाने के लिए बोलो, खुद जिम्मेदारी उठा ले और ख़ुद इसमें एग्रीमेंट करे। अगर अली मानता है तो काम दे दो, अगर अली नहीं मानता है तो फिर काम मत दे दो। मुझे बुलाया, बुलाने के बाद बोला भाई देखो अगर दोबारा कहीं गलती हुआ तो तुम भी जेल जाओगे। मैंने जिम्मेदारी उठाई, मैंने बोला मैं जिम्मेदारी उठा लूँगा। फिर सर तब से फिर मुझे मुखिया बना दिया, नंबरदार बना लिया। सर ये क्यों बनाए मैं आपको बता दूं, 88 में आर्मी ने इस तरीके से मुझे अपने बेटे के ऊपर भरोसा किया। करने के बाद सर है कहानी तो इससे भी एक डेंजर कहानी है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो 86-78 में ये चलते गया, लेकिन यहाँ का लोग बहुत ईमानदार है। मैं आपको बता दूं यहाँ के लोगों को जो जिस देश के साथ वफादारी है ना सर, ये कभी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन चंद लोगों ने अपना पैसे की वजह से या अपना जो भी है इस इलाके को बर्बाद करने के लिए 2-4 लोगों ने बहुत बड़ा साजिश करते रहा है। अब यहाँ पर ये कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ, ये अफवाह सुनते रहते हैं। अगर आप भी पोस्ट कमांडर है, अफवाह से आप कुछ नहीं कर सकते ना, जब आपको पास प्रूफ नहीं। सही बात। ये होते रहा किसी तरीके से मुझे इसका छोटा सा प्रूफ मिल गया। तो फिर इसी जो प्रूफ को लेकर मैं जनरल बुधवार के पास गया। जनरल बुधवार साहब के पास जाकर मैंने कहा सर इस इलाके में कुछ न कुछ गड़बड़ है, अगर आप मेरे साथ दोगे तो सर मैं इस गड़बड़ को दूध को दूध न पानी के पानी में इसको साफ़ कर दूं, मैं इसको निकाल दूं। जनरल बुधवार साहब ने कहा देखो अली, आप अगर कुछ करना चाहता है तो आपके लिए मैं 3 स्पेशल पावर है। एक आप कोई भी वर्दी पहन सकते हैं, दूसरा आपके लिए एक रिवॉल्वर दे दूंगा, तीसरा आपके लिए एक रेडियो सेट दे दूंगा। मैंने बोला सर ये 3 चीज़ें मेरे जान लेने वाली चीज़ है, सीधी सी बात है ना, ये 3 चीज़ें एक सिविल आदमी कहाँ रिवॉल्वर ले लेंगे, सिविल आदमी कहाँ रेडियो सेट उठाएंगे। तो मैंने बोला सर ये काम नहीं चलेगी, लेकिन सर आप एक काम करो, आप एक टेलीफोन इशू करो। हम 5 नंबरदार है, 5 मुखिया है, 5 मुखिया को आप एक टेलीफोन इशू करो ताकि मुझे भी एक टेलीफोन मिलेगा। तब फिर मैं दूध का दूध पानी का पानी मैं करूँगा। जब आगे कहीं आपको शक पड़ा तो मैं सीधा टेलीफोन करूँगा आपको, आप सीधा इस पर कार्रवाई करेंगे, हम पकड़ेंगे। तो उस एंगल से सर फिर मैंने
जनरल बुधवार साहब ब्रिगेडियर कटोच साहब के साथ बातचीत करके मुझे टेलीफोन लगा दिया। टेलीफोन लगाने के बाद फिर मुझे जो जिस पे शक था तो उस आदमी के साथ मेरा मुलाकात हुआ, मैंने मिला, उनसे मैंने प्यार से समझाया। मैंने कहा देखो ये बड़ा देश है, इस देश के साथ बड़े बड़ों को छेड़ने की ताकत नहीं है, तुम और पाकिस्तान क्या छिड़ेगी। तो मैंने उस आदमी से बोला यार इससे अच्छा ऐसा करो, जो आते हैं पार आते हैं वहाँ से यहाँ जो आता है उनको पकड़ कर दे दो, पकड़ कर देने के बाद रास्ता ख़त्म, अमन प्यार मोहब्बत आएगी। नहीं है तो एक दिन ये इलाका बर्बाद हो जाएगी। सीधी सी बात है ना, ये खुल्लम खुली बात है। तो सर ये मैंने बता दिया, तो वो आदमी भी आज भी ज़िंदा है। उस आदमी ने हाँ भर लिया, हाँ मैं हाँ भर लिया, ठीक है कहा। तो फिर मैंने 12 जाट की CO साहब के पास लेके गया। CO साहब के पास उनका एग्रीमेंट हो गया। उनका एग्रीमेंट होने के बाद उसी आदमी ने कहो या किसी आदमी ने कहो जी ये सारे जितना जो हथियार था वो बेचारा क्या है, यहाँ के किसी एक आदमी के पास हथियार नहीं थे। जैसे इस नाले में आप चला जाते हैं, आप नाले में चला गया, जाने के बाद आप वहाँ 3 दिन 4 दिन के लिए अपना बारी में बैठते हैं, 3 आदमी 4 आदमी। वो पहाड़ों को रास्ते आया, आने के बाद उसको बोला यहाँ एक कमरे कंधे में एक हथियार डाल दिया, फ़ोटो खींचा, वापस चला गया। अभी आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। हथियार को कहीं छुपा के फेंकने के अलावा आपके पास कोई हाथ नहीं। आप ये नहीं बोल सकते मेरे पास कोई आया हथियार दे दिया, तो नहीं बोल सकते। आपको सिर्फ यही रास्ता था, आपको सामान के अंदर डालना और छुपा के चुपचाप रहने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसी तरीके से जी तुर्तुक टैक्सी हर जगह में हथियार इस तरीके से आया। आने के बाद सर एन मौके पे जब आखिरी कार जब बात मिलिटेंसी का हुआ है, तो होने के बाद सर फिर मैं जनरल बुधवार साहब से मिलकर, ब्रिगेडियर कटोच 12 जाट के CO साहब से मिलकर फिर हमने इनका पर्दाफाश कर दिया। इनको जैसे वैसा, बात तो बहुत दूर है, हमने इसको शॉर्ट पीरियड में करने के बाद आखिर का 24 आदमी जेल चला गया। 4 साल जेल काटा है, लेकिन फिर लोग जेल से बाहर आया तो आज वही लोग मेंबर बन गया, वही लोग किंग बन गया, वही लोग बड़े बन गया, वही लोग हुकूमत चला रहे हैं। अब गोवाली को कौन मानेगा? अभी आप देखिए सर, टूरिस्ट के ही मैं मामला कहेंगे, सबसे पहले यहाँ टूरिस्ट छोड़ने वाला ही गोवाली हूँ। अभी मैं आपको बता दूँ, तुर्तुक हो टैक्सी हो, कोई भी आदमी अपना गाँव को 0 पॉइंट बनाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट यहाँ रुकेगा ना, ताकि आपका व्यू पॉइंट यहाँ बने, आपका यहाँ सब कुछ यहाँ बने। हर कोई वही चाहता है कि अपना गांव को बॉर्डर बने। पहले तुर्तुक में बॉर्डर था, तुर्तुक में बॉर्डर था, तुर्तुक वाले नहीं चाहता टैक्सी में आए, फिर टैक्सी वाले नहीं चाहते हैं कि ठंग में आए। इस तरीके का यहाँ एक खेल चल रहा था। तो मैं RK माथुर साहब यहाँ आया, घर में आया, तो मैंने RK माथुर साहब को कहा सर जी सर ठंग में टूरिस्ट नहीं छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने बोला राजनाथ सिंह साहब से पूछना पड़ेगा। मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छा, नेपाली यहाँ आने के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ा, डोडा वाले लेबर आने के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ा, ये मेरे मन में सोचा। तो फिर मैं सेक्रेटरी जाकर मैंने कहा सर जहाँ से टूरिस्ट नहीं छोड़ता है वहाँ से आगे सर प्लीज़ नेपाली को भी मत छोड़ो, बिहारी लेबर को भी मत छोड़ो, किसी को मत छोड़ो। तो बोले नेपाली वहाँ आता है? कहते हैं जी नेपाली वहाँ आता है। मेरे जेब में 5 आदमी का पास था, मैंने यूँ देखा, लो सर ये 8 आदमी मेरे घर में रहता है। हैरान हो गया, गवर्नर साहब होना था। अगर आप यहाँ से टूरिस्ट छोड़ते हैं वहाँ से आगे किसी को मत छोड़ो, नंबर 1। अगर आप ये नहीं करता तो फिर आज मैं 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ये बात फैल गया, सारे टूरिस्ट मेरे साथ देगा, सारे टूरिस्ट को पता चलेगा कि हमारा टैक्स से तुमको तनख्वाह मिल रहा है। सीधी सी बात है ना, मुझे यहाँ रोक रहे हैं, बाकी नेपाली को आने देना, लेबर को आने देना। अगर किसी को गलत काम के लिए कहेंगे तो आपको 10 अरब देंगे, बोलेगा आप करेगा? आपको इज्जत का सवाल है, आप नहीं करेगा। लेकिन एक लेबर को 2 लाख देगा, बोलेगा तो करेगा। तो फिर क्या हुआ, उसमें गवर्नर साहब ने बोला बिल्कुल आप सही, आज के बाद छोड़ दो, टूरिस्ट छोड़ दिया, फ्री हो गया। नहीं तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला भी था। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे गवर्नर को शुक्रिया करके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, मेरे पास कॉपी है सर। टूरिस्ट यहाँ आने लगा। आने के बाद आप यहाँ का लेटर, उनका जो दाल रोटी गलना बंद हो गया। तो ये गाँव कितना दर्दनाक है, आपने देख लिया, कहानी आपने सुन लिया ना, कितना दर्दनाक है। यहाँ बेचारे लोग आधा ऊपर आधा नीचे। पहले यहाँ से आके इस गाँव के बीचों बीच घूम के चला जाता। इस गांव के अंदर सर बहुत हिस्ट्री है। क्या है, अगर आप नीचे से जाओगे तो पुराना घर जो सब जिंदा है, गली कोची सब जिंदा है। वहीं से एक रास्ता बना के आगे बॉर्डर तक ले जाता
तो लोग फ़ोटो खींचते, काम करते, घुलते मिलते, बॉर्डर देखता, फिर वहाँ से आता, फिर लोग यहाँ होम स्टे में रहता, किसी माँ से मिलता, माँ से, माँ जी आपका कौन है, तो माँ बोलते जी मेरे भाई है, मेरे बहन है, उसका दिल पिघल जाता, मतलब कहानी सुन के चला जाता, गाँव का नाम लेके चला जाता। लेकिन देखो सर, इस सरकार ने क्या किया, आप देख रहे हैं ना, रोड को सीधा बॉर्डर पे इलीगली, क्योंकि स्कूल को तोड़ना एक जुर्म नहीं है, स्कूल को वालिंग को तोड़कर, हाई कोर्ट का आधार है स्कूल तो 100 मीटर पर तो घर नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर स्कूल के ठीक बगल में टूरिस्टों का डांस चल रहा है, आप देख रहे हैं ना, कहाँ ये कानून कहाँ गया, मेरे समझ में नहीं आते हैं। फिर हम कहते हैं पाकिस्तान को दोषी ठहराते हैं, पाकिस्तान में वो गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये नहीं है टूरिस्ट के लिए ये सारे मैदान पड़ा है, इधर क्यों नहीं बनाया, कितना बढ़िया जगह है, समझ गया ना सर। हमने खुद अपना जेब का पैसे से हमने गोरन बनाया था, उस गोरन को टूरिस्ट को में वो बना दिया, पार्किंग बना दिया, तो मेरा कोई हक नहीं बनता, मैं बोलने के हक बनता है। अभी आपको उधर बॉर्डर में अभी आप जाना, उधर बाबा आपको हिस्ट्री सुनाता है, एक यूट्यूबर पूछता है अंकल जी आप यहाँ बेबी छोड़कर माँ बाप छोड़कर यहाँ क्यों आया, तो कहते हैं मैं यहाँ खाद बनाने के लिए आया। तो फिर वो यूट्यूबर पूछता है यार यहाँ के गाँव के तो बेटा बेटी छोड़कर अपना जान बचाने के लिए यहाँ से पीछे भाग गया, तो यहाँ आप खाद बनाने के लिए आया। ब्रिगेडियर जमवाल साहब जम्मू का रहने वाला था, उन्होंने सारे कहानी फर्नांडिस साहब को बता दी। फर्नांडिस साहब ने मुझे शाम को बुलाया ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, बुलाने के बाद मुझे कहा देखो अली आपने बहुत काम किए, फर्नांडिस साहब ने, जमवाल साहब ने आपके बारे में बहुत तारीफ करते हैं, तो आपको हम बुलाएंगे 26 जनवरी के दिन दिल्ली में, आप वहाँ आना। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं चाहिए, मुझे मना कर दिया। हाँ, मैं रीज़न बता दो ना, मैं गलत मना नहीं किया था सर, उसमें क्या था, बहुत बड़ा रीज़न था। बोला आप 26 जनवरी का आ जाओ, हम आपके लिए अवार्ड दे देंगे, आपको ये दे देंगे वो दे देंगे। फर्स्ट में मैंने कहा सर ये मुझे करना था, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया था, है ना सर, मैंने ये करना था, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है, मैं करना था, ये किया है, नहीं आपको आना है सर। उसके बाद मैंने कहा सर अगर मैं यहाँ पर आपका अवार्ड ले लें 26 जनवरी के दिन, फिर आपको नेशनल चैनल पे आए, फिर दुनिया सुने, तो मेरे मम्मी पापा जेल जाएगी। नहीं था, मेरे पापा तो बाद में जाके पकड़ा है, पाकिस्तान ने जासूस चलता में पकड़ के रखा है, आपको सबको पता है, तो मेरा मम्मी पापा जेल जाएगा सर, इसलिए मुझे आप अवार्ड नहीं, मुझे एक काम करना था सर प्लीज़। मैंने हाथ जोड़ा। उसके बाद फिर मैंने नहीं कोई बात नहीं, मैं कुछ करेंगे। तो फिर मैंने कहा सर मेरे ज़िंदगी में एक बार मुझे पाकिस्तान जाने का मेरा तमन्ना है, और मेरा मम्मी पापा का भी यही होगा कि एक बार अपने बेटों से मिलने के आने का, लेकिन सर ये कभी नहीं हो पाएंगे, प्लीज़ सर आप मुझे पाकिस्तानी बना कर रखिए। तो फिर फर्नांडिस साहब मान लिया, सचमुच में यार आपने बहुत अच्छा बात कहा। तो फिर मैंने उस अवार्ड को मैंने ठुकरा दिया, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर हुआ यही हुआ, मैं पाकिस्तान जा पाया, मैं पाकिस्तान मिल पाया। मैं आपको एक बार बता दें सर, आप कागज़ लोग इतना बड़ा किताब बनेगा मेरे कहानी पे, मैं सचमुच में कह रहा हूँ सर, नहीं वो भी रियली कहानी, एक लफ्ज़ झूठ ना हो, एक लफ्ज़ फ्रॉड। देखो सर मैं अपना ज़िंदगी में कहता हूँ मुझे जान जाना जाए, मैं एक लफ्ज़ झूठ ना बोलूँ। इसी में मुझे पाकिस्तान का अंदर एक हिसाब से एक अवार्ड मिला है, मैं आपको बताऊँ कैसे। पाकिस्तान का अंदर वो कैसे अवार्ड, मैं आपको बता दूँ क्या हुआ है सर। मैं जब पाकिस्तान गया, जाने के बाद मुझे सुना था पाकिस्तान में तो ISI की ही सरकार चलता है, पाकिस्तान में फ़ौज का ही चलता है, ये हम सब सुनते रहते हैं। तो मैं अपने जगह पे चुपके से रहा, बिल्कुल मैं मीडिया के पास नहीं गया। मीडिया आते थे जैसा आप जैसे कैमरा वाले बहुत सारे लोग आते थे, मैं बोलता था भाई साहब मुझे 2-4 महीने मम्मी पापा से मिलने दो, फिर जाते वक्त बता देंगे, जैसे वैसे मैं उनको नहीं बोलते थे। अब उसमें से मीडिया वाले भी चालाक होते हैं, ये कुछ बोलने वाला नहीं है, सीधा अंगुली से घी निकलने वाला नहीं है, टेढ़ा करना पड़ेंगे। जैसे एक सिंगल आदमी आके पूछा भाई वहाँ इंडिया में क्या हो रहा है, आपको वहाँ क्या है, ये है वो पूछा, तो खैर एक आदमी को बोलने में कोई वो नहीं। इसी तरीके से मैंने एक मोबाइल वाले को मैंने बता दिया, तो मुझे झूठ बोलने का आदत नहीं है, मैं सच के सच कुछ नहीं बोलता। तो सर फिर मैंने हमारे इस देश का वहाँ से शुरू किया, आंगनवाड़ी से। एक माँ का पेट में जब बच्चा आ जाते हैं तो 4 महीने के बाद उस माँ को पता चलते हैं या सरकार को पता चलता है कि इस माँ के पेट में बच्चा है। उसी दिन से सरकार उस बच्चे और उस माँ को अपना तहवील में लेता नहीं लेता,
हमारे यहाँ पर फिर आयशा नामी एक लड़की आता है, उस माँ का नाम दर्ज करता है, फिर उस माँ को अस्पताल में ले जाते हैं, उनका चेकअप कराते, कराता नहीं करते, पूरे देश में चल रहे हैं। वहीं से मैंने शुरू किया। हमारे वहाँ पर जिस माँ का पेट में बच्चा आ जाते हैं, उस दिन से सरकार उस माँ और बेटे को संभालते हैं, फिर एम्बुलेंस में अपना घर लाते हैं, उसके बाद स्कूल भेजते हैं, उसके बाद आंगनवाड़ी में फ्री खाना, साफ़ोन है, सब कुछ। ये सारे कहानियाँ मैंने बता दी। बताने के बाद आखिरकार वो था जियो टीवी वाला। पहले उन्होंने एक मोबाइल में उठा के गया, ये हो गया सर जियो टीवी से ब्रॉडकास्ट। अब मुझे भी पता था कि यहाँ से जब रिकॉर्डिंग कर रहा है कुछ भी हो सकता है ना, तो पीछे से मैंने अपना भाई को बोला तुम भी रिकॉर्ड कर दी। उसके बाद जब आपका जियो टीवी में ब्रॉडकास्ट हो गया तो किसी को तकलीफ़ हुआ, किसी को खुश हुआ। पाकिस्तान के अंदर सर अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये पाकिस्तान वो है ना, सब बुरा नहीं है। अब क्या हुआ सर, ये नेशनल चैनल पे ब्रॉडकास्ट हो गया। होने के बाद करदो कमिश्नर ने सुन लिया और इधर से आईएसआई ने भी सुन लिया, दोनों ने सुन लिया। सुनने के बाद आईएसआई को तकलीफ हुआ है, होना था। और एक कमिश्नर करदो मीर फलान कुछ नाम था, वो आदमी जब ये सुनने के बाद दूसरा दिन सीधा वो कमिश्नर साहब 50 गाड़ियों के साथ, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंसी था 2014-15 में, एक कमिश्नर के चलने के लिए 30-40 गाड़ी पीछे चलते थे, आगे पीछे। कमिश्नर साहब मेरे घर पहुंचा है। पहुंचने के बाद बोला हिंदुस्तान से एक मेहमान आया है, मैं उससे मिलना है। तो जब उनसे मिलने के बाद वो क्या कहते हैं, देखो गुबाली अली बेटा अली, आज तक मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल पढ़ते आया, तो पाकिस्तानी अखबार हर वक्त कहते हैं कि हिंदुस्तान में ये हो रहा है, हिंदुस्तान में वो हो रहा है, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये सुनते आता था, लेकिन मेरे दिल नहीं मानते थे। अगर हिंदुस्तान गलत हो, अगर हिंदुस्तान के हिंदू गलत हो, तो हिंदुस्तान 10 टुकड़ों में बंटवारा होना चाहिए था। लेकिन आज हिंदुस्तान 125 करोड़ का देश जो आज जिंदा है, इसका क्रेडिट हिंदुस्तान के हिंदुओं को जाता है। हिंदू एक अच्छा मजहब है, हिंदू एक अच्छा इदारा है, हिंदू एक, इनके पास गलत चीज़ें नहीं है। तभी घर का बाप जो अच्छा है तो 125 करोड़ के देश जिंदा है। तो मेरे तरफ से हिंदुओं को मैं सलाम करता हूँ। तो ये सारे जो बता दिया, कमिश्नर खुश हो गया और कमिश्नर मेरे साथ दोस्ती हो गया। होने के बाद कमिश्नर ने बोला अब बताओ बेटा वहाँ क्या क्या चलता है। फिर मैंने सर मेरे सारे वीडियो मैंने दे दिया कमिश्नर साहब को। बोला सर ये सारे हमारा सिस्टम है देश का, बड़े बड़े लोगों से मैंने इंटरव्यू करके रखा था, वो सारे वहाँ सुनाया, तो कमिश्नर बन गया मेरा दोस्त। अब इधर से तकलीफ़ कहाँ हुआ, आईएसआई को होना था। तो जब मैं पाकिस्तान गया तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, देखो ये आईएसआई, यहाँ से एक आदमी इंडिया चले जाते हैं, पाकिस्तान पहुँच गया तो उसके पास कोई लोग आते हैं। कौन आते हैं, एक आईएसआई का आदमी आके बोलते हैं भाई आपको बलूचिस्तान जाना है, आपको वहाँ घूमना है। तो अगर आपको वहाँ आराम से घूमना चाहे तो वहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, आपसे कोई भी सवाल पूछेंगे तो आपको कहना होगा कि आपको वहाँ दिक्कत है, नहीं है। तो बोल रहा चो हमें तो नमाज़ पढ़ने नहीं देते हैं, हमें बहुत तंग करता है, हमें ये करता है वो करता है, बोलेगा तो बोलेंगे यार ये लोग बेचारा वहाँ तंग करता है, यहाँ इनको घूमने दो। सही बात, इनको घूमने दो, ऐश करने दो, कोई तंग तुम नहीं करेगा। अगर आप बोलेंगे मेरे देश में बहुत अच्छा है, मेरे देश में सब कुछ ठीक है, मुझे ये खिलाता है वो खिलाता है बोलेंगे, तो यहाँ सोचेंगे यार ये हिंदुओं से मिला हुआ है, इस हरामजादे को तंग करो, है ना, इसको घूमने भी मत दो। ये एक पॉलिसी था। इस तरीके का यहाँ से जो भी जाते हैं उनको इस तरीके से फंसाते हैं। अब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा करने का कोशिश तो ज़रूर हुआ है। मैं जो भी बोलते हैं ना, मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, समझ गए ना, आपको समझ में आया ना सर। एक दूसरा मैं कहता हूँ मैं तो इस सच का ज़िंदगी गुजारूँगा, मैं ईमान का ज़िंदगी गुजारूँगा। मेरे बचपन में मेरे फौज ने मेरे सच्चाई और ईमान के अलावा मुझे कोई रास्ता नहीं देखा है, मैं दूसरे रास्तों को चलूँगा नहीं। तो जब मैं अब आईएसआई को तकलीफ़ होना था इस बात से, तो मेरे पास आया। आने के बाद एक जो भी है सिविल वर्दी में था, बोला भाई आप इंडिया से आए, वो आप हैं? तो मैंने जी हाँ मैं हूँ। तो आप मीडिया में आया? मैंने बोला सर मैं मीडिया में कभी नहीं आया। नहीं आप आया? मैंने बोला नहीं आया सर। तो मैंने बोला सुनो, बोला मैंने सुनो, तुम लोगों को मैं एक बात बता देते हैं।
तुमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एग्रीमेंट करके लिख कर दे दिया है कि इस आदमी को सही सलामत जिंदा वापस बॉर्डर पार करना तुम्हारा एग्रीमेंट है। अगर मैं चाहा तो मैं 5 पुलिस वाले मेरे चारों तरफ रख सकते हो, पता है तुमको। तुमने मुझे एग्रीमेंट करके लिख कर दिया है, तो मुझे झूठ बोलने का आदत नहीं। उस वक्त सर 2014 की बात है, 140 बच्चे एक स्कूल में मार दिया था। आप लोगों ने सुना है ना, 140 बच्चे एक स्कूल में, उस वक्त में पाकिस्तान में था। तो मैंने बोला 140 बच्चे एक स्कूल में मारना तो दुनिया में रिकॉर्ड बन गया है। तुम अपने पाकिस्तान को बचाओ, मुझे सिखाना छोड़। मैंने जो कहा मेरे देश में जो हो रहा है मैंने वही बता दिया। मैंने कोई मजाक नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला है। तुम चाहे तो अब भी पूछबे करो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो एक तो मेरे ज़बान, देखो दूसरा कमिश्नर के साथ मेरा दोस्ती थी, दूसरा तो दुनिया गोवाली जो बोल कर ना, मैं आपको कॉपी दे रहा हूँ ना, अभी दे रहा हूँ आपको। क्या कहा है पाकिस्तान के लोगों ने मुझे, वो मेरा सच्चाई का पैगाम था। जब मैं पाकिस्तान गया, आपने पूछा मुझे 40 दिन आप लोग बैठ के रहा, याद है आपको? उसका भी बहुत बड़ा रीज़न था। एक्चुअली मुझे ब्लेम लगा था पाकिस्तान के अंदर कि इसने 24 आदमी को जेल में डाल दिया। वो ब्लेम लगा हुआ था मेरे ऊपर, इस आदमी ने 40 आदमी को जेल डाला है, ISI का पर्दाफाश किया है, इसलिए इस आदमी को आने मत दो। असल में मुझे फंसाने का 40 दिन रखने का वजह ये था, मैं आपको बता दूँ ना। तो अब वो बात छिड़ते आया, मुझे परमिशन दे नहीं रहा था, बोला तुम वहाँ जा नहीं सकते, तुमने ये काम किया, तुमने वो काम किया, ब्लेम तो लग गया। मैंने बोला ये काम मैंने किया, मैंने बोला ये काम मैंने किया। सब इसलिए किया, मैंने मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे चाचा को बचाने के लिए किया। बात ये है सर, देखो हमारे इलाके में मेरे बात सुनने से पहले मेरे पाकिस्तान का ISI को डायरेक्टर को मैंने ये बात बता दी। मैंने क्या कहा, सर मेरे कुछ वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, वो वीडियो देखो, क्या है हमारे हिंदुस्तान के लोग ये काम कर सकते हैं? 10 साल आसमान से राशन गिराया है हिंदुस्तानी फ़ौज ने, और हिंदुस्तानी फ़ौज ने हमें क्या नहीं दिया है। एक आदमी भी आपका साथ आने के लिए तैयार नहीं था। मैं सच में पाकिस्तान में यही कहा, एक आदमी भी आपका साथ आने के लिए तैयार नहीं था। चंद लोगों ने पैसे के लिए यहाँ पर एक मजाक बना रखा है। आप उस मजाक का धोखे में आकर आप इस इलाके में 4-5 हज़ार फौजी डालकर हमारा बैठे बैठे 5-6 को गोली मारेंगे, मलेशिया एक कंपनी ख़त्म करेंगे, तो फिर उसके बाद हिंदुस्तान आग उगाल देता। सही बात है। फिर हिंदुस्तान पूरा पाकिस्तान को आग लगा देता, लगाना था। फिर मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे तमाम रिश्तेदार मर जाता। तो सर मैंने पाकिस्तान को बचाने के लिए काम किया था, लेकिन मैंने आज भी इस देश ने जो हमें दिया है और जिस देश आप दे रहे हैं, ये कोई दे ही नहीं सकते। मैं आपको बता दूं, है ना, यहाँ कितना फैसिलिटी से। परसों मेरे पास एक मीडिया आया, आने के बाद पूछते हैं कि आपका कुछ कमियाँ आप बता दो, बस सिर्फ आपसे कमियाँ पूछना है। तो फिर भाई साहब मेरे पास कैमरा मत लगाओ, हम कमी तो बोलने के लिए तो कुछ है ही नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूँ? अब मैं सचमुच कहते हैं ना सर, अभी मैं बाहर करता हूँ, जैसे टूर में जितना स्पीड नहीं चलता है उतना यहाँ पर चलता है ना सर। अब तो आप लोगों को मेहरबानी से तो देखो, ये तो एक तारीख इंटरनेट आ गया, अभी मैं अपना घर से तो कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? देश क्या नहीं दे रहे हैं? सड़क, बिजली, पानी, ये 3 चाहिए होते हैं, और आज के ज़माने इंटरनेट। सही बात है ना, ये 3 चीज़ हमारे गाँव से भी ज़्यादा और टैक्सी टूर में नहीं है। सही बात है ना, और क्या चाहिए? है सब कुछ दे रहा है ना, ये सरकार सब कुछ दे रहे हैं। मैंने बोला मुझे झूठ बोलने का आदत नहीं। आखिर सर खुदा की कसम में उठा के कह रहा हूँ, जो ISI के जो बड़ा साहब थे, वो उसने बोला यार गोवाली आप तो फरिश्ता था, आपने एक बहुत बड़ा हादसा बचाया, सचमुच में सर है। तो फिर उन्होंने मुझे क्या दे दिया, परमिशन दे दिया। तो फिर पाकिस्तान में छोटे मोटे मुझे रोकने की क्या हिम्मत। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, जो यहाँ पर से जो बगुड़ा होके गया है, मेरे उनके साथ अभी भी यूट्यूब में मेरे उनके साथ छूटू वीडियो है, क्योंकि जिसका मेरे दिल में ईमान है ना। मैं कहता हूँ कई CO साहब, कई बड़े लोगों को मैं इज्जत तो करता है, लेकिन मैं कहते हैं जी आप तो 2 साल के लिए आते हैं, हमारी ज़िंदगी यहाँ पर है। अगर इस इलाके में कुछ धमाका हो गया तो बदनाम कौन होगा? भुगतना किसको पड़ेगा? मुझे पकड़ेगा ना। आप तो आया गया, मुझे अपना सरहद को बचाना है, मुझे अपने सरहद का रात दिन हिफाजत करना है, नहीं है सर। आप सब आ रहे हैं, जैसे इंडियन आर्मी को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे लिए चारों तरफ इंडियन आर्मी घूम के बैठे, हम यहाँ मौज से बैठे। वही हमारे ड्यूटी वालों को हम धोखा देगा तो फिर क्या बचेगा?
सीधी सी बात है ना। तो मैं कहते हैं देखो, हमारा आईवी हो, हमारा कोई भी सिस्टम हो, उन सब को हम कहते हैं भाई देखो, हम तो इस देश को कुर्बान देने वाला सिर्फ यहाँ नहीं सर, हमारा ये नुब्रक है। अब नुब्रक क्या, मैं आपको एक बात बता दूँ, बल्कि मैं करगिल वालों को सलूट देते हैं सचमुच में। असल में मैं आपको ये, मैं पाकिस्तान जाके आके भी बोला है, कारगिल में ये मिलिटेंसी असल में पॉलिसी था मुशर्रफ का, जनरल मुशर्रफ का। मुशर्रफ ने बांग्लादेश में, हमारा इंदिरा गांधी ने 71 में बांग्लादेश को 2 हिस्सा बांट लिया था ना। उसी का बदला लेने के लिए मुशर्रफ ने ये एक पॉलिसी बनाई मिलिटेंसी का। तो वो कहाँ बनाया, उसने उतना लंबा नहीं पकड़ा, कश्मीर को नहीं पकड़ा, क्योंकि कश्मीर इसका हाथ में आने वाला नहीं था। लेकिन उन्होंने कारगिल प्योर मुसलमान है, कारगिल और हमारे इस इलाके में जहाँ प्योर मुसलमान है, उन सबको एक ही रात में सीधा पाकिस्तान मिलाने का उसने एक प्रोग्राम बनाया। अब ये प्रोग्राम का ये शुरुआत हमारे इस इलाके में भी किया, कारगिल में भी किया। लेकिन मैं आज कारगिल वालों को सलूट देते हैं, कारगिल वालों ने, एक बच्चे ने भी इनका जो चीज़ को है ना नकरा साथ नहीं दिया, एक बच्चे ने भी साथ नहीं दिया। बल्कि जब पाकिस्तानी फ़ौज आते हुए देखा तो ख़ुद किसानों का पकड़वालों ने हुकूमत को खबर दी। नहीं तो करगिल एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ तो अंदर हथियार भी आ सकता था, नहीं आ सकता था, वहाँ कुछ भी हो सकता था। लेकिन मैं इस सेने में करगिल वालों को, ईमान को है ना सलाम करता हूँ सचमुच में। सही बात है ना, ये तो कम से कम हमारे देश को भी सोचना चाहिए ना। लेकिन हमारा तो छोटा सा टूर तुम्हें क्या हुआ है, हथियार निकल गया, अफरान निकल गया, फिर भी हमारे 90 पर कि नहीं, मैंने ब्रिगेडियर जमवाल सबको कहा था 98% हमारे लोग अच्छा आदमी है। चाहे 1% ने भी ख़राब किया तो ख़राब तो किया है, नहीं वहाँ तो करगिल में 1% भी नहीं मिला। तो ये है सर यहाँ का जो कहानी है। तो इस तरीके के मुशर्रफ का एक पॉलिसी था कि पूरे इस इलाकों को जम करने का असल में मकसद ये था। इसमें यहाँ से 2-4 आदमी इसके बीच में घुस गया, लेकिन करगिल से एक भी नहीं घुसा है। सर जी, मैं ठिका करने के लिए गया किसी जगह में, मेरे टेंडर हुआ। सर टेंडर होने के बाद मुझे करीब 20 लाख की एक टेंडर हुआ, ये 20 नहीं, अब 12-8 लाख की एक टेंडर हुआ। होने के बाद मुझे बोला, वो ऑफिस वालों ने बोला भाई 30,000 रुपये जमा करो। मैंने पूछा किस बात की 30,000, मैं तो नया था। नहीं 30,000 तो जमा करना होता है। मैंने बोला किस बात की, तो बोली कागज़ बनाने के लिए जमा करना होता है, तब आपका कागज़ शुरू होता है। तो मेरे दिमाग में आ गया, मैंने सोचा यार ये क्या गड़बड़ है यार, काम भी शुरू नहीं हुआ, काम भी नहीं मिला, अब ये 30,000 ये लोग किस बात के मांग रहे हैं। सोच पड़ा मुझे, तो ये तो रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हर मज़हब में हराम है ना। तो मैंने सोचा यार फर्स्ट में हम रिश्वत दे दें, अपना हलाल के माल को हराम में डाल दें, फिर हमने रिश्वत के हराम के पैसे कमा ले, फिर मेरे सारे प्रॉपर्टी हराम हो जाए। मैंने बोला मारो गोली, मैंने ठिका ही नहीं ले फेंक। तब तो मैंने कभी शिकायत नहीं की। 2 साल पूरा मैंने यूनिट के साथ रात दिन मैंने मेहनत की। उस वक्त यूनिट तो मेरे दोस्त की तरह, भाई की तरह। मैं जब खाना खाता अफसर में इसमें इतना मतलब चलता था। तो 2 साल मैंने खिदमत किया। वो चले जाने का टाइम आया तो सचमुच में सर यहाँ पर 2 गाड़ी में, एक गाड़ी बैरल डीजल, एक गाड़ी तेल लेके एसएम साहब यहाँ आया। सीओ साहब ने आपके लिए एक डीजल एक गाड़ी और तेल एक गाड़ी भेजा है, सीओ साहब ने। मैंने सीओ साहब को इसी जगह पर बोला, सर एसएम साहब ये आप क्या समझाएं, क्या मैं 2 साल आपका ये तेल के लिए काम किया है, अब मैं क्या समझाएं आपका सीओ क्या समझे। मैं आपका तेल लेकर मेरे 2 साल का पूरा मैंने फौज के लिए कुर्बानी दी, क्या इसका मैं कर्जा ले रहा हूँ, इसके पैसा ले रहे हैं, या मैंने अब भी वापस ले जाओ सर, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैंने मेहनत की है, मेरे ईमान से मेहनत की है, जिस मम्मी पापा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं उस हिसाब से मैंने फ़ौज को मदद की, आपको तेल के लिए मैंने नहीं किया, अब भी वापस ले जाओ। मैंने वहीं पे वापस भेजा। तो अब यूनिट से बाहर हुआ था वो तेल, अब बाहर हुआ था। एसएम साहब मेरा रास्ते में किसी को छोड़ कर चला गया, समझ गया ना। वो दूसरा आदमी, अब मैं नाम बता दूँ, वो आदमी ने बोला यार गोवाली की मेहरबानी से हमें तेल, बस मैं ये ईमान रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात कहूँ, इंटरनेट तो खैर कभी भी आ जाता, टावर भी कभी भी आ जाता, लेकिन इससे पहले मैं आपका जो टीम ने जो मुझे प्यार का जो मोहब्बत दिखाया, मैं उससे सचमुच में मैं दिल की तरह में हैरान हूँ। मैं सचमुच में, है ना सर। पिछले साल भी मेरे ग्रुप आया, वो डूब था ऊपर, इतना मेहनत करके ना अपना एक काम समझ के किया, नेट चला के गया,
तो हम हैरान हो गए, यार नेट आ रहा, थंग में नेट आ रहा है, यार यहाँ दुनिया देख रहे। सचमुच में जब नई चीज़ को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं ना। वो हुआ जैसे वैसे चला। उसके बाद हमने इसको खोल कर नीचे लेके गया, नीचे तो खैर नज़दीक था, वहाँ थोड़ा बहुत नेट चला। उसके बाद इस साल फिर मेरे दोस्तों में जो 2 लड़का आपका आया था, उन्होंने ये लगा के गया। अभी मेरे अपलोड करना है या डाउनलोड करना है, तो सचमुच में तुर्क में जितना होता है ना, हम सोचते हैं ना यार यहाँ क्या इंटरनेट से छेड़ना, हम अपना घर का सचमुच में यार यहाँ क्या नेट से छेड़ना, अपना या घर में जाके कर लेते हैं। तो ये सर हमारे लिए, और बिना मांगे बिना रिक्वेस्ट किए हुए, तो सरकार से भी कुछ हमारा हक बनता है। तब भी 10 एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ता है, 10 अफसर का पास जूझू बोलना पड़ता है, फिर 10 अफसर का नखरा सुनना पड़ता है। सचमुच में ये तो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर पिछले सर आके बोला, मैंने सोचा कोई मजाक कर रहे हैं। तो आज ये सारी चीज़ें करके दिखाया। मैं समझता हूँ बाकी डिपार्टमेंट को भी, बाकी सरकारी इदारे को भी, जैसे आप काम करके दिखा रहे हैं ना, वो भी किसी के साथ कोई वो नहीं, अपना कोई रोब नहीं, कोई दौब नहीं, कोई अपने काम समझ के करके देना और सक्सेसफुल करना है ना। ये मैं समझता हूँ कि आपका इस इदारे से पूरा लोगों को सीखने की ज़रूरत है, पूरा सरकारी डिपार्टमेंट को भी सीखने की ज़रूरत है। भाई काम करके दिखाओ, तारीफ है। तो मैं इसके लिए है ना आप लोगों को, पूरा टीम को शुक्रिया अदा भी करते हैं। उसके बाद में सिर्फ शुक्रिया अदा करके नहीं बैठते हैं, मैं कहते हैं इस प्रोसेस को इसी लाइन में आगे ले जाओ। बहुत हमारे पास ज़िंदगी है ना, बहुत हम आगे दौड़ना है, बहुत हमारे पास लाइफ है। तो इस लाइफ में, दुनिया में, जैसे मैंने तो देखो जब से मैंने इस काम संभाला है, मैं बचपन से ही मैं पॉलिटिक्स में भी रहा है, बड़े बड़े लोगों के साथ मेरे रहा है, अच्छे लोगों के साथ भी मेरी ज़िंदगी गुजारा है। लेकिन जो आपका ये जो तार मुझे सबसे बढ़िया खूबसूरत लगा है। मैं मैं आपको बता दूं, मैं जो भी बोलते हैं ना यार, किसी को खुश करने के लिए बोले, लोग आपको देखने को आते हैं ना, किसी को खुश करने के लिए बोल देते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलते हैं, है ना सर। हाँ, किसी ने बुरा किया तो शायद मैं वो जिक्र नहीं करता होगा, ये मैं छुपाते हैं, बुरा काम को छुपाओ, लेकिन अच्छे काम को जितना हो सके हम भी साथ दे के, हम आपसे सीखने की कोशिश करें। अगर हम हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, कहीं काम करते हैं, तो उस टारगेट तक पहुंचने के लिए किसी का मालिश लेना, किसी का सिफारिश लेना, किसी का मेहरबानी लेने के मकसद से काम करेंगे, वो कामयाब नहीं है। समझ, अपना लगन से काम करना, वो मेरे को आपका इस टीम से मैंने देखने को मिला।